अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 13 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक में हम लोगों ने OSPF पढ़ना शुरू किया था और मैंने आपको कहा था कि जो OSPF है इसमें महज आप OSPF नहीं पढ़ेंगे, इसमें और भी साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के टूल्स हैं। ठीक है जी। तो वो चीज़ें भी साथ साथ शामिल हो जाएंगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, लूप कैसे बनते हैं, उन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो वैसे तो लूप बनने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी जो है वो OSPF पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएंगी। और उनको अवॉइड कैसे किया जाता है, कुछ में आपको एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ डायनामिकली जो है वो अवॉइड हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम साथ साथ लेकर चल रहे होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था अभी कि अगर जो एक आउटलाइन मैंने बनाई हुई है, अच्छा ये मेरी बनाई हुई आउटलाइन है, ठीक है, ये कहीं से मुझे मिली नहीं है और यही ऑफिशियल आउटलाइन भी है, जिसके बारे में मेरी पूरी कोशिश है कि हम इस पूरी आउटलाइन को पढ़ें। ठीक है। लेकिन जब मुझे शुरू में असल में बताया जाता है कि इतने महीने का या इतने हफ्ते का कोर्स है, उस लिहाज से आप एक आउटलाइन बना दें, वो मेरा उसके अंदर जो होता है उसमें उसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ता कि दरमियान में कोई ईद आएगी, उसकी छुट्टियां होंगी। ठीक है जी। तो मेरा यानी मुझे अगर कहा जाता है 26 हफ्ते हैं, तो मैं पूरे 26 हफ्ते जो है उसमें पूरा कंटेंट भर देता हूँ कि हर वीक के अंदर तगड़े कंटेंट्स डाल देता हूँ। उसके बाद फिर ये होता है कि अगर कोई किसी किस्म की कुछ छुट्टियां आए, जैसे अब आपके इस कोर्स में मेरा ख्याल है 2 दफा छुट्टियां आ चुकी हैं, ईद की भी, एक ईद भी आई थी, उसके बाद अभी मुहर्रम की छुट्टियां भी हुई। ठीक है। इसमें अक्सर ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अ, उनमें बाज दफा तो ये होता है कि नहीं, ये जो हमारे पढ़ाई वाले हफ्ते हैं वो हमने इतने पूरे करने हैं। कभी कभार ये होता है कि हम टोटल हफ्ते गिनेंगे, उसमें अगर छुट्टियां आ रही हैं, तो जिस तरह यूनिवर्सिटीज में ये होता है, अगर आपका 4 महीने का सेमेस्टर है, उसमें अगर ईद आ जाए तो आपका सेमेस्टर एक्सटेंड नहीं होता, वो जिस टाइम पे खत्म होना होता है वो उसी टाइम पे खत्म होगा। ठीक है। इसमें अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एंड पे इस कोर्स के अंदर क्या किया जाता है। उन छुट्टियों को मिलाकर जो है वो आपका 6 महीने पूरा, यानी आपका 6 महीने का कोर्स है ना, 26 हफ्ते उसमें बनते हैं। तो एंड पे ये अगर कहा जाता है कि वो छुट्टियां भी इसी में शामिल है और ये 6 महीने से आगे नहीं जाएगा, तो फिर एन मुमकिन है कोई एक आधा हफ्ता इसमें डिस्टर्ब हो। ठीक है जी। उसमें आपको परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अव्वल तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से आउटलाइन को बराबर कर दूं। ठीक है। लेकिन अगर कोई एक आध हफ्ते का इस तरह का इशू आया, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे ये कोर्सेज जो हैं वो कई दफा मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अब मौजूद है। अगर किसी एक आध हफ्ते में ऐसा हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसे आप अपने तौर पे मुकम्मल कर सकते हैं। अव्वल तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा ना हो किसी, और मैं ये जरूर अपने लिए एक ख्याल रखता हूँ, आउटलाइन बनाते हुए मार्जिन जरूर रख देता हूँ, किसी एक आध हफ्ते के कंटेंट्स थोड़े भी रखता हूँ कि वो जल्दी कवर हो जाए अगर इस तरह का कोई मामला हो। तो ऐसे एक दो हफ्ते इसके अंदर हैं जिनको जिसमें इतना ज्यादा कंटेंट कंटेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन इस चक्कर में क्या आउटलाइन पूरी करनी है, आउटलाइन बस ये पूरी करनी है, तो अक्सर ये भी होता है कि मैं कहता हूँ बस ठीक है आगे भागते जाओ, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही वो मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए उसकी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसमें यह है कि आप लोगों को क्लास में असाइनमेंट्स दी जाएं, आपसे काम करवाया जाए क्लास में, आपको भी साथ इन्वॉल्व रखा जाए ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो सीखें। आपने आपको मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि आउटलाइन आप सबके पास मौजूद है, इसको देख के आपको ये किसी भी स्टेज पे परेशान नहीं होना कि कहीं हमारी ये चीज रह ना जाए या वो चीज रह ना जाए। ये रह ही नहीं सकती। अगर इस क्लास के 26 हफ्तों में मैं मुकम्मल ना करा सका, तो मेरे पास, मैंने आपको पहले बताया है, वीडियोस मौजूद हैं, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से मुकम्मल कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए जितना आप पढ़ रहे हैं वो आपको आए, वो आपको समझ भी आना चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपको 14वां वीक जो है हमारा, उस पर अगर आप नजर डालें तो ये एक ऐसा हफ्ता है जो मैंने हिसाब बराबर करने के लिए रखा हुआ था।
अगर आप उसके कंटेंट पे गौर करें तो आप इन चीजों को कवर कर चुके हैं। यानी पिंग का भी आपको, अच्छा अब आपको लग रहा होगा पिंग आपको आती है, अब ऐसी भी बात नहीं, पिंग में बहुत कुछ छुपा हुआ है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता और सामने आएगा, लेकिन फिर भी पिंग का एक मेजर तारुफ आपके साथ है। सिसलॉग आप कर चुके हैं, डिबगिंग का ताल्लुक भी सिसलॉग के साथ है, वो भी आप देख चुके हैं। सिसलॉग में एक आधी माइनर सी चीज है, वो चलते फिरते किसी टॉपिक के अंदर मैं आपको वो भी कवर करा दूंगा। जैसे कि ये जो सिसलॉग मैसेजेस हैं, ये जो सिसलॉग मैसेजेस हैं हमारे, ठीक है, ये 8 तरह के होते हैं। ये कितनी तरह के होते हैं जी? 8 तरह के सिसलॉग मैसेजेस हैं, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक। इसमें नंबर जितना छोटा होता जाता है वो मैसेज उतना ही स्वेयर या उतना ही क्रिटिकल होता जाता है, यानी उतना ही तवज्जो तलब होता है, ठीक है जी। नंबर अगर बड़ा हो तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, यानी आपने अभी मौके पे देख लिया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी करना है कर ले, बाद में भी किया जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशनल है, कुछ जो है वो जरा क्रिटिकल होते हैं, जिन पे फौरन तवज्जो देके उस मसले को फिक्स करना होता है। जैसे कोई लिंक डाउन हो जाए तो इसकी सिवियरिटी ज्यादा है, ये कोई खतरनाक चीज है, ठीक है जी। तो आप जरा नोट कीजिएगा, आज के बाद जब भी आपको सिसलॉग मैसेज स्क्रीन पे नजर आएगा ना, आते रहते हैं, लिंक अप होता है तो आते हैं, डाउन होता है तो आते हैं, ओएसपीएफ की नेबरशिप अप होती है तो आते हैं, डाउन होती है तो आते हैं। तो ये जो सिसलॉग मैसेजेस हैं इनके साथ नंबर साथ लिखे होते हैं, तो नंबर जितना छोटा है उतने ही तवज्जो की जरूरत है। नंबर अगर बड़ा है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इतनी खास टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 5 से कम है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो आपको उस वक्त फिर फौरी तौर पर उस मसले को हल करना होगा, ठीक है जी। तो ये स्वेरिटी लेवल कहते हैं इसको सिसलॉग का, ठीक है जी। तो ये जैसे एक छोटा सा पॉइंट था जो पहले डिस्कस नहीं हुआ था, अभी मैंने आपके सामने रख दिया है। तो पिंग को, सिसलॉग को, डीबगिंग को अब आप पढ़ चुके हैं। अब एक कंडीशनल डीबगिंग भी होती है। डीबगिंग तो आपने देखी है, डीबगिंग और डिस्कस करूंगा आपके साथ। कंडीशनल डीबगिंग क्या होती है ये भी देख लेंगे। अच्छा, इसका तारुफ है आपके साथ इनडायरेक्टली, वो कैसे? मैंने आपको कहा था आप आगे चल के हैरान रह जाएंगे कि जो हमारी फेवरेट एसीएल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, वो वेरिफिकेशन कमांड्स में भी इस्तेमाल होती है। तो एक तो डिबगिंग है, डिबग की कमांड सिंपल, डिबग आईपी पैकेट, और एक आप इस कमांड के आगे एसीएल भी लगा सकते हैं। अब वो क्यों लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, उसकी क्या वजूहत होती हैं, ये आप लोग सीख लेंगे। उसको हम कहेंगे कंडीशनल डिबगिंग, ठीक है जी। मिसाल इसकी ये भी है, अभी जब डीबग मैसेज आपको नजर आते हैं, आपने देखा था ना रिप में डीबग आईपी पैकेट जब करते हैं तो जाते हुए पैकेट भी नजर आते हैं और आते हुए पैकेट भी नजर आते हैं। हर इंटरफेस से जाते हुए और हर इंटरफेस से आते हुए नजर आते हैं, ठीक है जी। तो आप फिल्टर कर सकते हैं, फला इंटरफेस वाले नजर आए, फला ना आए। इसको भी हम क्या कहेंगे? कंडीशनल डीबगिंग। आप डीबगिंग पे एसीएल लगा दें तब भी कंडीशनल हो जाती है। डीबगिंग को किसी इंटरफेस तक महदूद कर दें कि बस इस इंटरफेस के मैसेज नजर आने चाहिए, वो भी कंडीशनल हो जाती है, ठीक है। ट्रेस रूट की कमांड में आपको बता चुका हूं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ आपने प्रिंट करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलनेट यहाँ पर मौजूद है, आप बड़े अच्छे तरीके से टेलनेट से वाकिफ हैं। एडवांस शो कमांड विद फिल्टर, ये हमने अच्छे तरीके से इसको कवर कर ली। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट हैं, कोई रिप के लिए भी है और ओएसपीएफ के लिए भी है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को असाइन करूंगा विद सोल्यूशन, विद वीडियो सोल्यूशन। आराम से सुकून से जब आपको वक्त मिले, करना आपने ये, ठीक है जी, तो आप इसको कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है 14th वीक ऐसा है कि आप जब 14वें हफ्ते में जाएंगे तो उससे पहले वो सारी चीजें उसकी कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। तो लिहाजा अभी हम जो हैं वो अपने वीक 13 और जो उससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया जनाब। तो लिहाजा अभी हमारा चल रहा है ओएसपीएफ, अगले हफ्ते तक भी हमारा ओएसपीएफ चलेगा और शायद उससे अगले हफ्ते तक भी ओएसपीएफ की बाकियात जाएं और हम ओएसपीएफ पढ़ते हुए याद रहे, सिर्फ ओएसपीएफ नहीं पढ़ रहे और काफी सारी चीजें भी सीख रहे होंगे। चले जी आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज अब हमने क्या पढ़ना है? लास्ट टाइम हम लोगों ने सिंगल एरिया ओएसपीएफ पढ़ा था, उसे कॉन्फ़िगर किया था, उसमें राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने के 3 तरीके हमने देखे थे, ठीक है। राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने का पहला तरीका क्या है? हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। दूसरा
हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूप बैक इंटरफेस, और तीसरा हार्ड कोडेड मैनुअल या स्टैटिक राउटर आईडी। ठीक है, तो ये तीन तरीकों से आप राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करते हैं। इनमें सबसे अच्छा कौन सा है? स्टैटिक वाला, मैनुअल वाला। लेकिन उसमें बस एक बात का ख्याल रखना होता है, राउटर आईडी डुप्लीकेट ना हो। पूरे आपके डिजाइन के अंदर, पूरी ओएसपीएफ डोमेन में डायरेक्टली कनेक्टेड हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, किसी की राउटर आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। बस ये ख्याल रखना है आपने, क्योंकि होने की सूरत में दोनों सूरतों में नुकसान होता है। ठीक है जी, दोनों सूरतों में नुकसान है। वो क्या नुकसान है इस पे भी हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद ओएसपीएफ चलाने के, सिंगल एरिया हो या मल्टीपल एरिया, ओएसपीएफ चलाने के तरीके हैं 4। ठीक है जी, कौन कौन से? पहला है पर नेटवर्क या पर सबनेट। ये वो है जो आपने सबसे पहले सीखा था, रिप में भी आपने यही किया था, पर नेटवर्क या पर सबनेट। अच्छा, दूसरा पर आईपी एड्रेस, तीसरा पर इंटरफेस, और चौथा पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस, पर प्लेटफॉर्म या पर डिवाइस। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इम्तिहानात में भी पूछे जाते हैं, इंडस्ट्री में भी जो चलते हैं, वो मेथड है आपका दूसरा और तीसरा, पर आईपी एड्रेस वाला और पर इंटरफेस वाला। मैंने कहा था ये आदत होती है हर एडमिनिस्ट्रेटर की, अपनी अपनी, आपकी अपनी चॉइस है। इन दोनों में से किसी को भी आप रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आईपी एड्रेस को भी और पर इंटरफेस। मेरी आदत बन चुकी हुई है पर आईपी एड्रेस की, लिहाजा मैं आज के बाद आपको अब जब भी ओएसपीएफ चलाता हुआ नजर आऊंगा, वो ज्यादातर उसमें मैं पर आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करूंगा। एक और चीज भी मैंने आपको दिखाई थी कि अगर आप पर आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर दे और पर इंटरफेस भी, प्रायोरिटी उसमें इंटरफेस की है, प्रायोरिटी इंटरफेस की है। यानी एक ही नेटवर्क, एक ही आईपी को हमने उस पे पर आईपी वाले मेथड से ओएसपीएफ चला दिया, अब उसी के इंटरफेस पे भी ओएसपीएफ चला देते हैं, तो जो इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है जी, इसी तरह कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स का भी इस्तेमाल किया था। एलियासेस सीखे थे लास्ट टाइम कि एडवांस शो कमांड्स में जब हम फिल्टर्स अप्लाई कर देते हैं तो कमांड हो जाती है जरा लंबी चौड़ी किस्म की। ठीक है, तो वो लंबी चौड़ी जितनी भी कमांड्स हैं जिनको आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनके आगे उनको बजाय डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के आप उनके एलियस बना सकते हैं और उन एलियसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने रनिंग कॉन्फ़िग में देखनी है तो इसकी मैंने आपको कमांड लिखवाई थी, शो रनिंग कॉन्फ़िग। यहां पे मैं लिख देता हूं जी, शो रनिंग कॉन्फ़िग। पूरा रनिंग कॉन्फ़िग लिखने की जरूरत भी नहीं होती, आगे आप पाइप साइन लगाते हैं, फिर आप सेक्शन लिखते हैं राउटर ओएसपीएफ। ठीक है, ये कमांड है। अब मैंने कहा था अब इस कमांड का अगर एलियस बना लें, एलियस एग्जिक, एग्जिक होता है जी यूजर मोड और इनेबल मोड। ठीक है जी, क्योंकि यूजर मोड का एक नाम है यूजर एक्सेस मोड, एक है यूजर मोड, और इसको यूजर एग्जिक मोड भी कहते हैं। इसी तरीके से जो इनेबल मोड है उसे प्रिविलेज मोड भी कहते हैं, लेकिन इनेबल एग्जिक भी कहा जाता है और प्रिविलेज एग्जिक भी कहा जाता है। तो एग्जिक मोड से मुराद पहले दो मोड्स हैं जहां पे मेनली आप वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो आप सिस्टम को बता रहे हैं कि मैं एक एलियस बनाना चाह रहा हूं, किसके लिए? एग्जिक मोड की कमांड के लिए। ठीक है, वो कहता है ठीक है बना लो, क्या बनाना है? मैं कहता हूं सिर्फ ओ लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं? ओ, तो इसका मतलब होना चाहिए शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ। तो ये अगर मैंने कमांड सिस्टम में एंटर कर ली तो इसके बाद सिर्फ हम मुझे ओ लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओ लिखूंगा, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, ये पूरी की पूरी कमांड टाइप हो जाएगी, सिस्टम को समझ आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है। तब ओ लिखना ज्यादा आसान है या शो रनिंग कॉन्फ़िग और आगे पाइप सेक्शन राउटर? ओ लिखना ज्यादा आसान। रिप के लिए आप आर बना लें, बीजीपी के लिए बी बना लें। ठीक है जी, राउटिंग टेबल के लिए आर टी बना लें। ठीक है जी, IPv4 वाले राउटिंग टेबल के लिए RT4 बना लें, IPv6 वाले के लिए RT6 बना लें। ठीक है जी, वो जो आपका शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होता है, IPv4 के लिए V4 बना लें, IPv6 के लिए V6 बना लें। इस तरह के आप बेतहाशा एलियासेस बना सकते हैं, बनाना चाहिए, उसका बड़ा फायदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक नुकसान भी है, एग्जैक्ट आपको असल वाली कमांड भूल जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, अगर आपको सिर्फ आदत पड़ जाए ना एलियासेस इस्तेमाल करने की, आप अगर नोट पैड में एलियासेस बना के रख ले और हर दफा उसी को कॉपी पेस्ट करते जाएं, तो फिर आपको एक्चुअल कमांड जो है वो भूल जाती हैं।
उसमें एक काम कर लिया करें, जब लैब शुरू करने लगे तो हर दफा पुरानी नोटपैड यूज ना करें, हर दफा दोबारा से एक दफा एलियासेस बना लें ताकि मेन कमांड्स आपको याद रहे, उनकी भी प्रैक्टिस रहे। अच्छा, ऐसा कोई iOS वर्जन नहीं है जिसपे एलियासेस चलते ना हो, सब पे ही चलते हैं, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी दिन मैं फंस ही ना जाऊं, आप नहीं फंसेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये काम जी हमने लास्ट वीक किया था। आज अब क्या करने जा रहे हैं जी, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना, और जो कुछ हमने लास्ट टाइम किया था वो सब कुछ रिवाइज होता रहेगा, आगे भी इस्तेमाल होता रहेगा। आज जनाब हमारा आज के लेक्चर का जो मेन थीम है जिसमें सारी चीजें हम सीखेंगे वो जी मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन। सिंगल एरिया में आ गई है, वो जैसे हुई थी वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है जी। सिंगल एरिया ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आने वाली नहीं, उसने वैसे का वैसे ही रहना, ठीक है जी। तो मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ जो है वो आज समझते हैं। ओएसपीएफ में किसी एक ऑटोनोमस सिस्टम में एक से ज्यादा एरियाज बनाने की वजह क्या होती है, सबसे पहले जरा आप बता दें। कन्वर्जेंस टाइम को कम करने के लिए, या यूं कह लें कन्वर्जेंस टाइम को फास्ट करने के लिए, ठीक है, मेंटेन रखने के, क्योंकि ओएसपीएफ कहता है मेरा तो कन्वर्जेंस टाइम फास्ट है। अब वो फास्ट कन्वर्जेंस टाइम को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल एरियाज बनाने पड़ते हैं, और वो आपको अब कितने बनाने पड़ेंगे, मैंने कहा था ये फैसला तो आपको करना होता है और कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही आप करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर दो एरियाज भी बन जाएं होगा तो वो मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। चलिए, अब मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ को ना सबसे पहले आपको डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन के हवाले से मैं आपको चीजें बता देता हूं, और हेडिंग जरा ऊपर लिख लेते हैं कि हमारा टॉपिक कब है, मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ, मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ, मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ। अच्छा जी, इसमें अगर मैं यूं एरियाज बनाऊं, मैं कहूं जी ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है, मैं इसके 4 हिस्से कर देता हूं, ये एरिया 0, ये एरिया 1, ये एरिया 2 और ये एरिया 3। एरिया आईडी जो है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 4.29 बिलियन तक, क्योंकि ये 32 बिट का नंबर है। एरिया आईडी इज ए 32 बिट नंबर, तो मैंने 0 से लेकर 3 तक ये 4 एरियाज बना लिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, लेट्स से एक प्रीफिक्स है x, तो एरिया 0 में उसके लिए एसपीएफ कैलकुलेशन होगी। ये आप एसपीएफ कैलकुलेशन आपको मैंने बताया था क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट कैलकुलेशन। एक होती है किसी लिंक की कॉस्ट कैलकुलेट करना, वो फॉर्मूला से होती है 100 एमबीपीएस डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है, या यूं कहना चाहिए रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ, उससे वो कैलकुलेट हो जाता है। और एसपीएफ कैलकुलेशन क्या होती है, पूरे पाथ की कॉस्ट ऐड करना, टोटल पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन, वो एसपीएफ कैलकुलेशन है। एक्स के लिए कैलकुलेशन हुई, एक्स ने यानी एरिया 0 ने एक्स की कैलकुलेशन करने के बाद इंफॉर्मेशन एरिया 1 को दे दी, एरिया 1 ने एरिया 2 को इंफॉर्मेशन बता दी, एरिया 2 ने एरिया 3 को बता दी, एरिया 3 वही इंफॉर्मेशन दोबारा वापस एरिया 0 को दे देता है। एरिया 0 की एडवर्टाइज की हुई चीज घूम फिर के दोबारा वापस एरिया 0 में आ जाएगी। अच्छा, वो चीज अगर घूम फिर के वापस आ गई और एरिया 0 ने अगर इसे एक्सेप्ट कर लिया तो इस तरह तो बन जाएंगे राउटिंग लूप्स, ठीक है जी। यानी एक्स की इंफॉर्मेशन आपको कोई एरिया 3 एरिया 0 को कह रहा है मैं बताता हूं तुम्हें कि एक्स तक कैसे पहुंचना है, अगर उसने इसकी सुन ली तो जो पैकेट है ना वो बस फिर चक्कर ही काटता रहेगा। एरिया 0 वाले कहेंगे एरिया 3 के पास जाओ, 3 वाला कहेगा 2 पे जाओ, 2 कहेगा 1 पे जाओ, 1 कहेगा 0 पे जाओ, 0 फिर कहेगा 3 पे जाओ, और पैकेट, और असल में एक्स एरिया 0 के पास है और ये चक्कर काटता रहेगा। अच्छा, ये इससे ज्यादा भयानक होगा, वो कैसे, एरिया 0 इंफॉर्मेशन एरिया 3 को देगा तो एरिया 3 वो इंफॉर्मेशन वापस भी एरिया 0 को देगा, एरिया 3 ने वो इंफॉर्मेशन एरिया 1 को दिया तो वो इंफॉर्मेशन वापस भी एरिया 0 एरिया 1 से वापस आ सकती है, एरिया 0 ने इंफॉर्मेशन एरिया 2 को दिया तो वो 2 से वापस भी एरिया 0 के पास आ सकती है। ये एक लूप नहीं बनेंगे, कई लूप बन जाएंगे। इसी तरह एरिया 3 जो इंफॉर्मेशन भेजेगा वो भी दूसरे एरिया से कई जगहों से घूम फिर के वापस, यानी एक नहीं कई कई लूप्स बन सकते हैं, ठीक है जी। हमने अभी एरिया को महज ओएसपीएफ एरिया ही समझा हुआ है ना,
इसके अंदर हमने कोई एरिया की टाइप्स तो नहीं पढ़ लेंगे, एरिया ऐसा भी होता है, एरिया वैसा भी होता है। हमारे लिए ओएसपी ऑफ एरिया अभी तो एरिया ही है बस, ठीक है। तो हर एरिया फिर ये कर सकता है, एक एरिया से इंफॉर्मेशन दूसरे में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, तीसरे से फिर पहले में आ सकती है, ठीक है जी। तो इसमें चांसेस है किस बात के, लूप्स बनने के। याद रखिएगा मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ कभी भी इस तरीके से डिजाइन नहीं होता, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कवायद जवाबित हैं, ये उसी लिहाज से चलता है। अब वो क्या रूल्स है मैं आपको सिखा देता हूं। सबसे पहली चीज, ओएसपीएफ में जो एरियाज हैं इनकी दो मेन टाइप्स हैं। एरियाज की क्या बना दी गई हैं, दो कैटेगरीज, दो टाइप्स। मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ में अगर हम बात करें तो ओएसपीएफ एरियाज की दो मेन टाइप्स है। पहली टाइप जो है उसको कहा जाता है बैकबोन, बैकबोन एरिया, या इसी को कहा जाता है ट्रांजिट एरिया, बैकबोन या ट्रांजिट एरिया। और दूसरी टाइप का जो एरिया होता है उसको कहते हैं सिंपल या फिर रेगुलर एरिया, सिंपल एरिया या रेगुलर एरिया। ओएसपीएफ में एरियाज दो तरह के होते हैं, बैकबोन एरिया और सिंपल एरिया। सिंपल को रेगुलर एरिया भी कहते हैं और बैकबोन को ट्रांजिट एरिया भी कहते हैं, ठीक है जी। बैकबोन के लिए, बैकबोन एरिया के लिए एरिया आईडी रिजर्व्ड है एंड दैट इज एरिया जीरो, एरिया जीरो। एरिया जीरो इज रिजर्व्ड फॉर बैकबोन एरिया या ट्रांजिट एरिया। और एरिया 1 से लेकर एरिया 4.29 बिलियन तक बाकी सारे एरियाज क्या हैं, सिंपल एरिया या रेगुलर एरिया। आगे चल के ये जो सिंपल या रेगुलर एरियाज हैं इनकी भी 4 फर्दर टाइप्स होती हैं, वो भी आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी का ये टॉपिक नहीं है, पहले इन दोनों को समझ लें, फिर आगे जाके देखेंगे सिंपल एरिया या रेगुलर एरिया की फर्दर 4 टाइप्स हो सकती हैं, 4 टाइप्स आप बना सकते हैं। स्टब, टोटली स्टबी, एनएसएसए, टोटली एनएसएसए। नाम नहीं पसंद आए तो छोड़े, मैंने कुछ कहा ही नहीं और आपने कुछ सुना नहीं। जब वक्त आएगा तो सब समझ आ जाएगा, नाम भी अच्छे लगेंगे, मकसद भी समझ आ जाएगा कि अच्छा ये होता है, आप कहेंगे वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई। अभी नहीं, अभी बस ये दो हैं, बैकबोन एरिया और सिंपल एरिया, ठीक है। बैकबोन एरिया की टाइप एरिया जीरो, ठीक है, और सिंपल एरिया या रेगुलर एरिया एरिया 1 से लेकर 4.29 बिलियन तक। अच्छा, मुझे सिस्टम को ये बताना नहीं पड़ता कि एरिया जीरो जो है ना वो बैकबोन है, इट इज प्री डिफाइंड, यानी जब भी मैं एरिया जीरो में कोई नेटवर्क एडवर्टाइज करूंगा वो टेक्निकली बैकबोन में एडवर्टाइज हो रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, और जब भी मैं एरिया 1 में या 4.29 बिलियन में कर रहा हूँ तो वो रेगुलर एरिया या सिंपल में हो रहा होगा, और सिस्टम ऑलरेडी नोज, ये प्री डिफाइंड है, हमें बताना नहीं पड़ता, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, अब जब हम डिजाइन करते हैं तो डिजाइन कैसा होता है जी, मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ का डिजाइन कुछ इस तरीके से होगा। ये रहा आपका ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है जी। ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ये मैंने बनाया है लेट से एरिया जीरो, और एरिया जीरो बेसिकली क्या है, बैकबोन या ट्रांजिट एरिया, बैकबोन या ट्रांजिट एरिया। अच्छा, अब जो रेगुलर या आपके सिंपल एरियाज हैं वो कुछ यूं बनेंगे, ये आया जी एरिया 1, ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता हूं ये एरिया 5 कर लें, ठीक है। इसी तरीके से ये एरिया 500 कर लें, ये एरिया 888 कर लें, ठीक है जी, और ये एरिया 499 कर लेते थे। डिफरेंट डिफरेंट मैंने नंबर, इनको, इन नंबर्स को भी तरतीब से इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, सारे नंबर फारिग हैं, जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें आप, ठीक है जी। अच्छा, मैंने जिस तरीके से एरियाज को जोड़ा ना, एक मैसेज बड़ा क्लियरली इसमें आपको मिल रहा है। रूल ये है, हर रेगुलर एरिया का, हर रेगुलर एरिया का बैकबोन से कनेक्ट होना जरूरी है, हर रेगुलर एरिया का बैकबोन एरिया से कनेक्ट होना जरूरी है, ये डिजाइन की पहली शर्त है। दूसरी बात जो हमें साफ यहां पे नजर आ रही है वो ये है, मैंने रेगुलर एरियाज को आपस में कनेक्ट हुआ शो नहीं करवाया, ठीक है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर एरियाज आपस में कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है,
एरिया 0 के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। भाई कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप उठा लें, कोई सा भी राउटिंग प्रोटोकॉल, उसमें होता क्या है, राउटिंग अपडेट सेंड की जाती हैं और राउटिंग अपडेट्स रिसीव की जाती हैं। राउटिंग अपडेट सेंड भी होती है, राउटिंग अपडेट रिसीव भी होती है। आप कोई सा भी एरिया उठा ले, तो होना तो यही है। तो यहां पे मैसेज आपको ये मिल रहा है कि एक रेगुलर एरिया अपनी राउटिंग अपडेट बैकबोन को दे सकता है और बैकबोन से ले भी सकता है। यानी राउटिंग अपडेट एक्सचेंज होंगी किनके दरमियान, रेगुलर एरिया और बैकबोन के दरमियान। दो रेगुलर एरियाज अपनी राउटिंग अपडेट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कभी भी एक्सचेंज नहीं करेंगे। दो रेगुलर एरियाज अपनी राउटिंग अपडेट्स डायरेक्टली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर ही नहीं सकते, करेंगे की बात नहीं, कर ही नहीं सकते। यानी एरिया 1 अपनी राउटिंग अपडेट एरिया 5 को डायरेक्टली नहीं दे सकता, ठीक है जी, वो बैकबोन के थ्रू दे सकता है। यानी अपडेट एरिया 1 से बैकबोन में आएगी, फिर बैकबोन से एरिया 5 में तो जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकती। अच्छा, ये जो ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से निकला है। वो आपने देखा होगा, कुछ ममालिक में जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां आप डायरेक्ट ट्रेवल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे लाहौर से अब यूएसए की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती। आपने अमेरिका जाना है तो आप डायरेक्ट यहां से नहीं जा सकते। अब ये डिपेंड करता है कि आप एयरलाइन कौन सी यूज कर रहे हैं। अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन यूज करते हैं तो आप लाहौर से पहले दुबई जाएंगे और फिर दुबई से आगे आप यूएसए जाएंगे, ठीक है। तो अब वही हिसाब हो गया, रेगुलर एरिया में डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं होती, लाहौर और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो दरमियान में जो दुबई का रोल है वो आपके लिए बैकबोन वाला या ट्रांजिट एरिया वाला है, और हम उसको ट्रांजिट ही कहते हैं। हम कहते हैं लाहौर से हम यूएसए जा रहा हूं लेकिन दुबई में मेरा ट्रांजिट होगा, ट्रांजिट मेरा दुबई से। आप इत्तेहाद एयरवेज यूज करते हैं तो आपका ट्रांजिट अबू धाबी से होगा, ठीक है जी। आप टर्किश एयरलाइन यूज करते हैं तो इस्तांबुल में आपका ट्रांजिट हो सकता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि एयरलाइन कौन सी है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से इसी बिल्कुल ये जो ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये वहीं से आया है। डायरेक्ट फ्लाइट्स रेगुलर एरियाज के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, बल्कि बैकबोन के थ्रू है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, ठीक है, यानी आपसे ना इंटरव्यू का एक सवाल है जो पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए, कोई नहीं पूछता तो उसे पूछना चाहिए। सवाल ये होता है कि मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ में बैकबोन क्यों बनाई जाती है, मल्टीपल एरिया क्यों बनाए जाते हैं, तो पता है। तो मल्टीपल एरिया में बैकबोन क्यों बनाई जाती है, ठीक है। एक तो आपने अच्छा जवाब दिया, ट्रांजिट के लिए, वो तो होता है। यानी पूछने वाले का असल में सवाल ये है कि ट्रांजिट आखिर बैकबोन से ही क्यों होता है, डायरेक्ट राउटिंग अपडेट क्यों एक्सचेंज नहीं कर लेते। अब ये जरा ध्यान से सुनना है, बैकबोन के बारे में कुछ लोगों का जवाब बड़ा अजीबो गरीब सा होता है, ठीक है जी। वो यूं होता है जी, कुछ लोग आपको कहेंगे जी बैकबोन की बड़ी मरकजी, अब ये कहानी है सारी, बैकबोन की बड़ी मरकजी हैसियत है। जिस तरह एक सेल में, खुलिये में वो न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल इसका किरदार वैसा ही है, ठीक है जी। बड़ी सेंट्रल इसकी जो है ना वो पोजीशन है इसकी, एक आपके ऑटोनोमस सिस्टम में या ओएसपीएफ डोमेन में। कहेगा जनाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर क्यों है इसकी सेंट्रल पोजीशन या इतनी इसकी मरकजी हैसियत क्यों है, ये चक्कर क्या, फिर आप ये बनाते क्यों है इसको। तो सवाल का ये जवाब नहीं है बड़ा अहम है, बड़ी मरकजी हैसियत है, इसका जवाब ये है, इसका सिर्फ एक ही जवाब है। ओएसपीएफ में बैकबोन एरिया बनाने की एक रीजन है और वो है लूप एवॉइडेंस। वो क्या है, लूप एवॉइडेंस। वो कैसे, ये बैकबोन और रेगुलर एरिया की प्रॉपर्टी है जो आपको एक बताने लगा, ध्यान से सुनिएगा। एरिया 1 कोई भी अपडेट जो एरिया 0 को यानी बैकबोन को देगा, एरिया 1 कोई भी अपडेट जो बैकबोन को देगा, बैकबोन वो वाली अपडेट कभी भी वापस एरिया 1 में नहीं भेजेगी। और ये वाइस वर्सा भी है, उलट भी है। बैकबोन अगर कोई चीज रेगुलर एरिया को देती है तो रेगुलर एरिया वो चीज वापस बैकबोन को कभी भी नहीं देगा। ये बात समझ आई। जिस रेगुलर एरिया ने, एरिया 1 ने, लेट से मैं कहता हूं वो x है, x/24,
x/24 की इंफॉर्मेशन एरिया 1 ने बैकबोन को दी। अब बैकबोन इस x की इंफॉर्मेशन कभी भी एरिया 1 को वापस नहीं करेगा। एरिया 1 को तो वापस नहीं करेगा, एरिया 1 को छोड़ के बाकी तमाम एरियाज में बैकबोन इसको क्या कर देगी, एडवर्टाइज। एरिया 1 का जो x था वो बैकबोन के पास भी आ गया और बाकी के तमाम रेगुलर एरियाज के पास भी चला गया, लेकिन एरिया 1 को वो वापस कभी भी नहीं करेगी। ये बैकबोन की प्रॉपर्टी है और रेगुलर एरिया की भी प्रॉपर्टी है। x की इंफॉर्मेशन एरिया 5 को किसने दिया है, बैकबोन ने। एरिया 5 x की इंफॉर्मेशन कभी भी वापस एरिया 0 को नहीं देगा। तो जो अपडेट आप रेगुलर एरिया को देते हैं, रेगुलर एरिया वापस नहीं करता। जो अपडेट आप बैकबोन को देते हैं, बैकबोन वो आपको वापस नहीं करेगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, राउटिंग लूप्स नहीं बनेंगे। तो मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ में बैकबोन का सिर्फ एक ही रोल है और वो है लूप अवॉइडेंस, लूप फ्री राउटिंग करवाना, लूप फ्री राउटिंग कराना। अच्छा, उसूलों में एक और उसूल भी शामिल है। आपके डिजाइन में, आपके ऑटोनोमस सिस्टम में या आपकी ओएसपीएफ डोमेन में एरिया 0 यानी बैकबोन सिर्फ एक ही होती है और वो कॉन्टिन्यूअस होती है। यानी बैकबोन एरिया यानी दो नहीं हो सकते। आप कहें जी मेरा डिजाइन कुछ ऐसा कि एरिया 0 दो जगह पे है, बैकबोन एक ही है, सिंगल होती है और कॉन्टिन्यूअस होती है। यानी आप ये नहीं कह सकते ये एरिया 0 ये एरिया 1। अच्छा, यहां तक ये डिजाइन बिल्कुल ठीक है, रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्टेड है, यही होता है जी। नहीं ना, एरिया 1 तो एरिया 1 ही रहेगा ना। बैकबोन बनने के लिए एरिया का 0 होना जरूरी है, बिकॉज एरिया 0 जो है वो रिजर्व्ड है। आप किसी रेगुलर एरिया को बैकबोन नहीं बना सकते, ठीक है। रेगुलर एरिया ही रहता है। एरिया 1 से लेकर 4.29 बिलियन तक रेगुलर ही रहेंगे। एरिया की टाइप हम चेंज नहीं कर सकते, यानी बैकबोन और रेगुलर का जो बिहेवियर है ये नहीं हम बदल सकते, ये नहीं बदल सकते, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने कहा फिर एरिया 0, अब ये गलत हो गया है, दो बैकबोन नहीं हो सकती। अच्छा, बैकबोन अभी भी एक ही है, वो कैसे? आप ये तो नहीं कहेंगे एरिया 0 नंबर 1 एरिया 0 नंबर 2, एरिया 0 इज एरिया 0। बैकबोन तो एक ही है, दो तो आप चाहते हुए भी नहीं बना सकते, लेकिन ये बैकबोन हो गई है डिसकॉन्टिन्यूअस। बैकबोन का कॉन्टिन्यूअस होना भी जरूरी है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। हाँ, किसी तरह कोई ऐसा चक्कर चल जाए, ये आप कहें जी ये सारी की सारी जो है ना ये एरिया 0 है, कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे हो सकता है। एरिया 0 कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तोड़ तोड़ के नहीं बना सकते, थोड़ा सा एरिया 0 फिर रेगुलर एरिया, फिर थोड़ा सा एरिया 0 फिर रेगुलर एरिया, ये नहीं होता। बैकबोन का कॉन्टिन्यूअस रहना जरूरी है, तभी आप कहेंगे सिंगल बैकबोन है। वो होती सिंगल ही है, लेकिन आप उसको तोड़ नहीं सकते, इसको कॉन्टिन्यूअस ही रहना पड़ेगा, ठीक है। बैकबोन को अगर बैकबोन को कहीं पे मजबूरन तोड़नी पड़ जाए तो फिर उसको किसी तरीके से जोड़ना भी पड़ता है। ये आगे चल के इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे, शायद कल तक बारी आ जाए या अगले हफ्ते बारी आ जाएगी, तो यानी ये शामिल है आपके ओएसपीएफ के अंदर। लेकिन बुनियादी उसूल क्या है, बैकबोन का सिंगल होना, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। सिंगल से मुराद यही होती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। दो तो आप बना ही, दो के लिए नंबर भी दो होने चाहिए, तो नंबर तो एक ही रहेगा, एरिया 0, ठीक है। बात कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस की है, समझ आ गई। अच्छा जी, ये बैकबोन का रोल क्या हुआ जी फिर ओएसपीएफ में, लूप फ्री राउटिंग करवाना, रेगुलर एरियाज के दरमियान लूप फ्री राउटिंग कराना। बैकबोन का रोल क्या जी, रेगुलर एरियाज के दरमियान लूप फ्री राउटिंग कराना, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस डिजाइन में ना आपको एक मसला नजर आ रहा होगा, यहां पे जेन में आता है सर अगर ये एरिया 0 डाउन हो जाए तो तमाम रेगुलर एरियाज के दरमियान राउटिंग होना बंद हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर दुबई का एयरपोर्ट कुछ घंटों के लिए भी बंद हो जाए, ठीक है, आप कभी हो सकता है आप में से कुछ लोग गए हो वहां पे और कुछ बहुत सारे लोग हो सकता है जाएं आगे फ्यूचर में, ठीक है। आप दुबई एयरपोर्ट के आसपास अगर रिहाइश आपकी हो या वहां से गुजर हो ना, या जब आप एयरपोर्ट पे भी बैठे होते हैं, वहां पे इतनी ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक की बात कर रहा हूं,
कि लिटरली जहाज जो है वो आपको लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे होते हैं, और लैंडिंग के टाइम पे भी लाइन में जहाज आपको नजर आते हैं, एक उसके पीछे दूसरा, उसके यानी उनके पास एक सेकंड का भी मार्जिन नहीं होता, ठीक है जी। और वहां पहुंच के बकायदा आपको काफी देर वेट करना पड़ता है अपनी बारी आने का, तो जहाज घूमता रहता है उधर एक सर्कल के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह टेक ऑफ का भी यही हिसाब है, ठीक है। तो वहां पे अगर मैंने कहा जी 1 घंटा, 1 घंटा बहुत बड़ा है उनके लिए, वैसे ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 1 घंटे के लिए वो बंद हो जाए या डाउन हो जाए, तो इसका मतलब है जितने भी ममालिक से वो लोग आ रहे थे वो सारा निजाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। तो वही चीज यहाँ पे भी नजर आ रही है, अगर आपकी बैकबोन डाउन हो गई तो क्या होगा? बैकबोन डाउन हो गई तो डेफिनेटली तमाम रेगुलर एरियाज के दरमियान राउटिंग होना बंद हो जाएगी। राउटिंग का मतलब बेहतरीन रास्ते का इंतखाब, और अगर राउटर आपको बेहतरीन रास्ता पता ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, इसका मतलब है सबकी कम्युनिकेशन भी बंद, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो मसला है, ये तो SPF है। ये क्या है? SPF क्या होता है? इसको कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिजाइन जब भी बनता है ना, उसमें कोशिश ये होनी चाहिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। एक एसपीएफ वो है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वाला, एक एसपीएफ ये भी है। आपको अक्सर डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा हुआ नजर आता है। यहां एसपीएफ से मुराद सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अच्छा, ये क्या वाकई ऐसा है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर इसमें है? नहीं है। है सर, नहीं है। बैकबोन किसी इंटरफेस का नाम नहीं है कि वो डाउन हो जाए। बैकबोन एरिया किसी एक डिवाइस का नाम भी नहीं होता कि वो डिवाइस डाउन हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। बैकबोन का डिजाइन किस किस्म का होता है, एक्चुअल या प्रैक्टिकली बैकबोन किस किस्म की होती है, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। उसके बाद फिर आपकी राय लेंगे कि हाँ जी आपको क्या लगता है कि ये बैकबोन डाउन हो सकती है या नहीं, ठीक है जी। तो जरा यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? स्विच, ईथरनेट स्विच। अच्छा जी, ये एक और ईथरनेट स्विच, ये एक और ईथरनेट स्विच, और ये एक और। ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो है ये पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी एक्सेस है? ईथरनेट पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी एक्सेस? पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जिसमें मैक्सिमम दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और कनेक्ट हो सकती हैं। उसके लिए प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? पीपीपी और HDLC। और मल्टी एक्सेस, उसमें दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते, उसके लिए प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? ईथरनेट भी है, फ्रेम रिले भी है, ठीक है जी। तो ईथरनेट एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, ठीक है। अच्छा, अब इनको, ये जो आपके स्विचेस हैं ये आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। हमने ये नहीं कहा ना ये तारे जुड़ी नहीं हुई, वह जुड़ी हुई है, ये जोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद अब ये एक राउटर, एक और राउटर, एक और राउटर, अच्छा जी। अब इनकी जो कनेक्टिविटी है वो कुछ इस तरह से होगी, और ये जनाब आपकी ये सारे के सारे इंटरफेसेस जो ईथरनेट इंटरफेसेस हैं, मल्टी एक्सेस वाले हैं, ठीक है जी, ये सब के सब जो है इन सब पे हम चलाएंगे OSPF का एरिया 0। ये आपका बैकबोन एरिया, और जितने भी अब आपके रेगुलर एरियाज हैं वो आगे अब यहां कनेक्ट होंगे, इधर होगा, इधर होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इधर, 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 इधर और इधर। और इनकी अलग अलग एरिया आईडीज होंगी, कहीं एरिया 1 है, कहीं एरिया 2 है, कहीं एरिया 3 है, ठीक है। एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 50, एरिया 100, एरिया 6, एरिया 7, एरिया 8, 9, 10। अब बताएं जी बैकबोन एरिया डाउन हो सकता है?
हाँ, को बहुत बड़ी लेवल पे तबाही मच जाए, को अजाब आ जाए, फिर तो हो सकता है, लेकिन इतने सारे राउटर्स का और इतने ढेर सारे इंटरफेसेस का आम हालात में डाउन होना पॉसिबल नहीं है। मुझे बताएं यहाँ पे ये कोई एक राउटर डाउन हो जाए तो बाकियों पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं। कोई एक इंटरफेस डाउन हो जाए कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन स्विचेस की बात करूं ना, तो हर स्विच बाकी स्विचेस के साथ 6 लिंक्स के साथ कनेक्टेड है। यानी ये देखिए रेड लाइंस को देखें, 1 2 3 4 5 6, हर स्विच के साथ कितनी रेड लाइंस निकल रही हैं? 6। उनमें से एक भी डाउन हो जाए तो 5 रास्ते। मैं कहता हूं 6 में से 5 भी डाउन हो जाएं तो एक रास्ता फिर भी बच जाएगा आपके पास बाकी स्विचेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये एक्चुअल डिजाइन इस किस्म का होता है। अच्छा, अब एक और चीज भी आपको यहां पे समझ आ रही है अगर आप गौर करें। ये मैंने आपको कहा था रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट होता है। ये जो एरियाज के दरमियान ये जो जोड़ लगता है, ये वाला रेगुलर एरिया और बैकबोन को आपस में जो चीज कनेक्ट करती है, क्या वो इस तस्वीर से समझ आ रहा है वो चीज कौन सी है? एक राउटर है। किसी एक राउटर का काम होता है बैकबोन को रेगुलर एरिया से कनेक्ट करना। और वो कैसे करता है? वो एक ऐसा राउटर होगा जिसके कुछ इंटरफेसेस एरिया 0 में होंगे और कुछ इंटरफेसेस रेगुलर एरिया में होंगे। तो रेगुलर एरिया और बैकबोन एरिया को आपस में कनेक्ट करने वाला कोई ना कोई राउटर होगा। रेगुलर एरिया और बैकबोन एरिया के दरमियान जो जोड़ लगता है वो कोई राउटर लगाता है। यहां से एक और चीज ध्यान में आती है, सर ये राउटर फिर एक खास राउटर ही होगा ना? जी बिल्कुल खास राउटर होगा, यानी एक ये खास काम कर रहा है। अगर कोई दूसरा राउटर ये काम नहीं कर रहा तो उसके पास तो ये वाला रोल नहीं है। इसका मतलब है ओएसपीएफ डोमेन में जो राउटर्स हैं उनके पास अलग अलग रोल्स होंगे, उनकी अलग अलग टाइप्स होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें राउटर रोल्स हैं या राउटर की टाइप्स हैं। कितने रोल्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, अभी आपको समझाता हूं। ठीक है जी। उसके लिए क्या करते हैं, जरा ये डायग्राम तो अब हम नहीं बनाने वाले फिलहाल। ठीक है जी। हमारी जो डायग्राम बन गई हुई है, लास्ट टाइम याद है हमने एक डायग्राम बना ली थी मिलके 3 राउटर्स वाले। मैंने कहा था ओएसपीएफ खूब अच्छे तरीके से आप इस पे कवर कर लेंगे, चाहे सिंगल एरिया हो या मल्टीपल एरिया हो। ऐसा ही है। तो जीएनएस3 में जो 3 राउटर्स आपने जोड़ लिए हैं, मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ भी बेहतरीन तरीके से आप उस पे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलें जी, जरा उसी डायग्राम को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। और उसमें एक राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है। ठीक है जी। सबके लैन भी हैं और आपस में इनकी कनेक्टिविटी वैन लिंक के थ्रू भी हुई और राउटर 2 पे एक लूप बैक भी है। ये अब चूंकि है तो इसे साथ लेके चलना पड़ेगा आगे। ठीक है जी। बनाया तो हमने किस मकसद के लिए था? बुनियादी मकसद था आपको राउटर आईडी दिखाई जा सके कि इससे भी इलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा कोई इसको बनाने का और मकसद नहीं था। ठीक है। तो बहरहाल अब चूंकि ये है तो इसको साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, अब मैं ना जरा डिजाइन आपके सामने बनाता हूं मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ के लिहाज से। मैं कहता हूं जी ये एरिया 0 और उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। ये है हमारा एरिया 1, एरिया 0 और एरिया 1। पहले तो बताएं क्या ये मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ है या सिंगल एरिया ओएसपीएफ है? मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ, क्योंकि इसमें आपको एक से ज्यादा एरियाज नजर आ रहे हैं। अगर एरिया एक होता थ्रू आउट तो हम कहते हैं सिंगल एरिया। एरिया तो 2 है तो लिहाजा है तो ये मल्टीपल एरिया। और मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ की जो शराइत है डिजाइन की, उसमें पहली शर्त यह है कि बैकबोन एरिया का होना जरूरी है और रेगुलर एरिया का बैकबोन एरिया से कनेक्ट होना जरूरी है। तो क्या ये शर्तें पूरी होती हुई आपको नजर आ रही हैं? क्या आपके डिजाइन में बैकबोन है? बिल्कुल है जी। एरिया 0 इज बैकबोन और सिस्टम को ये बताने की भी जरूरत भी नहीं होती कि एरिया 0 इज बैकबोन। एरिया 0 बैकबोन है और वही बैकबोन रहती। एरिया 1 रेगुलर एरिया है। एरिया 1 रेगुलर एरिया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो भी मौजूद है यहाँ पे। और रेगुलर एरिया और बैकबोन आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं। हाँ जी, राउटर 2 एक ऐसा राउटर लग रहा है जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो डिजाइन बिल्कुल ठीक है जी, किसी भी किस्म का कोई मसला इसमें नहीं है। ठीक है जी। मैं आपको काफी देर से यही कहता आ रहा हूं कि ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा एक ऑटोनोमस सिस्टम। देखिए जैसे जैसे बात आगे बढ़नी है नए ऑटोनोमस सिस्टम भी तो ऐड होने हैं ना।
तो आज ही एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। मैं कहता हूं एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम जो है ना वो हम यहां जोड़ देंगे, जगह कम है इसलिए छोटा सा बना दिया, ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है, राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, लैन होते हैं, वैन होते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं। तो जैसे आपका ये 3 राउटर वाला ऑटोनोमस सिस्टम है, लेट से वो भी होगा, उसमें एक राउटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और ऑटोनोमस सिस्टम, तो उस ऑटोनोमस सिस्टम में राउटिंग के लिए कोई मेथड तो यूज हो रहा होगा, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, रेप, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी, कुछ तो चल रहा होगा, आईएसआईएस, वहां पे भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल चल रहा होगा। मैं फिलहाल इसको नाम दे रहा हूं, ये ऑटोनोमस सिस्टम 2 होगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, फिलहाल नहीं है, थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं जो इस डायग्राम को सामने रख के आपको कुछ टर्म्स सिखाने लगा हूं, वो है, मैंने आपको अभी कहा था ओएसपीएफ डोमेन में राउटर्स के अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होती हैं, ठीक है जी। तो हेडिंग जरा दे देते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो अलग अलग रोल्स और अलग अलग टाइप्स जो है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए, इसी डायग्राम की मदद से। तो हेडिंग में दे रहा हूं जी, ओएसपीएफ राउटर रोल्स या टाइप्स। ये इंटरव्यू के लिहाज से, इंटरव्यू वगैरह या एग्जाम्स के लिहाज से अहम टॉपिक है, ठीक है जी। तो ओएसपीएफ राउटर रोल्स या राउटर टाइप्स, पहले लिस्ट बना लेते हैं, फिर एक एक करके समझ लेंगे, ठीक है। शुरू में ना डर जाया करें, नाम पसंद नहीं आया, अजीबो गरीब सा नाम है, ये मुझे समझ नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी आपने, आपको आता ही नहीं है, जिंदगी में पहली दफा देखने लगे हैं। अच्छा, बंदा बैठ के ये सोच रहा था मुझे पहले क्यों नहीं आता था, नहीं आता था आपको, ठीक है जी, आ जाएगा अभी। तो ओएसपी ऑफ राउटर रोल्स या टाइप्स, पहली टाइप है जी इसकी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंटरनल, ओएसपीएफ इंटरनल राउटर। भाई अब सबके शुरू में ओएसपीएफ आता है, वो मैं नहीं लिख रहा, तो ओएसपीएफ इंटरनल राउटर। फिर उसके बाद जनाब टाइप है बैकबोन राउटर, बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर की आगे से फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है, मैं इसको यूं लिख देता हूं ए एंड बी करके। एक है बैकबोन इंटरनल और एक है नहीं, एरिया बॉर्डर राउटर, इसको हम एबीआरबी कहते हैं। इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर। बैकबोन राउटर की दो टाइप्स हैं, बैकबोन इंटरनल और एरिया बॉर्डर राउटर या एबीआर। फिर एक तीसरी टाइप है जी एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो कल परसों तक, यानी नेक्स्ट लेक्चर तक उनकी बारी आ जाएगी, ठीक है जी, फिलहाल नहीं है, ठीक है जी, फिलहाल अभी नहीं है, यानी एक आधा लेक्चर आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो मैं लिख रहा हूं, ये तो आज की आज अभी डिस्कस हो जाएंगी, थोड़ी देर बाद आपको सब समझ आ चुका होगा। 3 टाइप्स और लिख रहा हूं ये बात के लिए। आपको याद है हमने एक टॉपिक पहले से पेंडिंग किया हुआ है, ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस, ये टॉपिक मैंने आपको कहा था हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस किस मौके पे कहा था मैंने, आखिर क्या चीज आपके सामने आई थी, तो मैंने कहा था ये चीज ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस में यूज होती है। मल्टीकास्ट एड्रेस याद है ओएसपीएफ के, रिप वेरिएंट 2 का क्या होता है 224.0.0.9, ओएसपीएफ के दो मल्टीकास्ट एड्रेस है, 5 और 6, 224.0.0.5 और .6। .5 वाला तो हर ओएसपीएफ इनेबल्ड डिवाइस का होता है ना, .5 का मतलब है ओएसपीएफ इनेबल्ड, और .6 के बारे में मैंने कहा था जब आप ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस पढ़ेंगे तो तब ये इस्तेमाल होगा। तो ये जो अभी टाइप्स लिख रहा हूं ये भी ओएसपीएफ ओवर मल्टी एक्सेस के लिए ही है, ठीक है जी। इनमें एक राउटर रोल है जिसको हम कहते हैं डेजिग्नेटेड राउटर, यानी कि डीआर, एक है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर,
इसको कहते हैं BDR, और एक है डेजिग्नेटेड राउटर अदर, इसको कहते हैं DRO। डेजिग्नेटेड राउटर अदर। इनका कलर चेंज कर लेता हूं, ये आज के लेक्चर में डिस्कस तो नहीं होंगे, लेकिन ये राउटर रोल्स तो हैं OSPF के। और आपको एक दफा पता ना, एक दफा बंदा चीज पढ़े तो अक्सर वो याद नहीं होती, तो मैंने इसलिए लिख दी है। आज एक दफा आंखों के सामने से गुजरा है, दिमाग में कुछ बैठ जाएगा, अगली दफा आएगा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, तो नीचे वाले लिख लिए, कुछ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तबीयत ही खराब होती है। अजीबोगरीब से नाम है, अजीब। डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, डेजिग्नेटेड राउटर अदर, DRO, ये सबसे बुरा लगता है इनमें से। कोई बात नहीं, जिस दिन आप ये पढ़ लेंगे आप फिर उसके बाद भूलेंगे नहीं सारी जिंदगी। लेकिन अभी फिलहाल हमने इनका कलर चेंज करके साइड पे कर दिया। आज जो अब हम अभी पढ़ने लगे वो कितनी टाइप्स है जी? टेक्निकली 3 है, इंटरनल, बैकबोन और ASBR। बैकबोन के आगे फर्दर 2 टाइप्स है। ठीक है, इंटरनल राउटर, बैकबोन राउटर और ASBR। इंटरनल, बैकबोन, ASBR। ठीक है जी, तो इंटरनल राउटर से शुरू करते हैं जी, इसको डिफाइन करते हैं। ये अगर कोई लिस्ट लिख रहा था तो आप लिख लें, इसको मुकम्मल कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आमतौर पे मैं ये सवाल पूछता तो नहीं हूं, आपसे पूछ लेता हूं, समझ आ रही है आप लोगों को ओवरऑल कोर्स की कि नहीं आ रही? मसला सिर्फ ये है कि चीजें भूल जाती हैं, ये तो है। लेकिन वो सिर्फ आप ही हैं दुनिया में जो इस मसले का हल कर सकते हैं। इलाज इसका रिवीजन है, वो उसका स्केड्यूल आपको खुद ही अपने लिए बनाना है। लेकिन एक बात है, जब आप यहाँ क्लास से उठ के जाएं तो आपको चीजें उस दिन जो पढ़ा है वो समझ आना चाहिए। ठीक है जी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। वो क्लास में क्लियर हो जाते हैं, वो तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, बाद में चीजें याद नहीं रहती। ठीक है, और वो मैंने कहा था ये नॉर्मल सी बात है, इस पे अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई कुदरती तौर पे होता होगा, ऐसे याद रह जाती होंगी ज्यादा अरसे तक चीजें, लेकिन ये है कि रिवीजन, इसका सोल्यूशन ही रिवीजन है, सिर्फ रिवीजन। और उसके लिए मैं जितनी आपकी मैं मदद कर सकता था वो मैंने की हुई है। उसका बेहतरीन सोर्स जो है वो वीडियोस है, और आज हमारे पास जो वीडियो देखने के टूल्स हैं, जितने भी हमारे पास मीडिया प्लेयर्स हैं, उनमें स्पीड फास्ट करने की भी ऑप्शन है, पॉज करने की भी और स्लो करने की भी। अगर किसी को लगता है कि मैं तेज हूं तो आप वहां स्पीड स्लो कर सकते हैं, किसी को लगता है मैं स्लो हूं आप स्पीड फास्ट करके वीडियो देख सकते हैं, और कहीं आप नोट्स बना रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वीकेंड वाली क्लासेस का ना सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपके पास पूरा हफ्ता होता है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके उस कंटेंट को जो है वो कवर कर सकते हैं। करना आपने है, और आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा, ये आप यकीन कर लें। मसला ये होता है कि अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए ना, तो मुझे उस वक्त ना जेन में कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा था जिसके बारे में मुझे पता हो इसकी सारा कुछ फिंगर टिप्स पे इसने बड़ी अच्छी रिवीजन की हुई है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें, किसी तरह साबित करें कि आप लोगों को चीजें जो हैं वो याद हो, ताकि जब वक्त आए तो मैं इजीली आप लोगों को आगे रेफर कर सकूं। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती रहती है, थोक के हिसाब से आती है। ठीक है जी, लेकिन यकीन करें उस वक्त बंदा जेन में नहीं आ रहा होता किसको फॉरवर्ड आगे, किसका CV आगे भेजा जाए। ठीक है जी, तो बहरहाल कोशिश करें आप, अभी वक्त है आपके पास। ठीक है जी, तो आप साथ चलें, चीजें जरा जेन में रखें। मैं कोशिश फिर एक दफा करूंगा कि आपका कोई ऐसा टेस्ट बना लिया जाए, वो फेल पास वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, वो तो हटा ही देना आप साइड पे। ठीक है, उसको दफा करें, सिर्फ लर्निंग। तो एक कोई ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो पहले लेक्चर से लेके ना आज तक जितना पढ़ा है सारा कुछ ही उसमें शामिल हो। उसमें OSI मॉडल की लेयर्स भी हो, उसमें डेफिनेशंस भी हो। ठीक है जी, उसमें वो बिट्स एंड बाइट्स की भी कहानी हो, उसमें IP एड्रेसिंग भी हो। ठीक है जी, तो सारे सवालात मैं सोच रहा हूं कि अगले हफ्ते, अगले संडे के दिन कोई ऐसा टेस्ट रख लिया जाए जो वो 10-15 सवाल नहीं, कोई 50 सवाल हो उसके अंदर। ठीक है जी, और आप, हाँ हाँ, उससे भी ज्यादा हो। ठीक है, आराम से बैठ के
उनको आप सॉल्व करें, ठीक है। और मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन होगा। उसको देख के आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका भाई आप अगर चाहते हैं ना आपके टेस्ट में मार्किंग ना हो, कोई नंबर नहीं लगाएंगे, नंबर चले छोड़े, उसका सोल्यूशन दे दूंगा, खुद चेक कर लीजिएगा आप। मैं आपको सोल्यूशन साथ दे दूंगा, पहले आप करें, फिर सोल्यूशन दे दूंगा, आप खुद चेक कर लें आपने कितना ठीक किया है और कितना गलत किया, ठीक है। मुझे अच्छा एक होता है ना, मुझे भी पता होना चाहिए कौन कितने पर, मुझे वैसे भी पता होता है, यकीन करें, मुझे किसी को कुछ बताने की कभी जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है। तो लिहाजा ये है कि मैं सोल्यूशन आपको साथ दे दूंगा, आप अपने खुद नंबर लगा लें और खुद देख लें कि आपको कहाँ ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ठीक है। तो अगले संडे को कुछ ऐसा कर लेते हैं, पहले लेक्चर से लेकर अभी जितना आज ये कल तक हम पढ़ेंगे सारा कुछ उसमें मैं शामिल करूंगा, ठीक है जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है जी। और आगे फिर लैब ऐसी बना लेंगे एक जिसमें सारे टॉपिक्स, इस तरह की एक लैब हमने कुछ दिन पहले की थी, उसी तरह एक और लैब बनाएंगे जिसमें सारी चीजें कवर हो रही हो आपकी, ठीक है, ताकि याद रहे, चीजें भूले ना आपको। ले जी, इंटरनल राउटर क्या होता है ओएसपीएफ का, यहां से हम शुरू करते हैं। OSPF internal router, a router with all interfaces configured in same regular area। ऐसा राउटर जिसके तमाम इंटरफेसेस, ऐसा राउटर जिसके तमाम इंटरफेस एक सेम रेगुलर एरिया में कॉन्फ़िगर्ड है। अ राउटर विद ऑल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड इन सेम रेगुलर एरिया, ऐसा राउटर जिसके सारे के सारे इंटरफेसेस एक सेम रेगुलर एरिया में कॉन्फ़िगर्ड है, यानी एडवर्टाइज्ड है, नेटवर्क एडवर्टाइज करने होते हैं ना बेसिकली, तो सारे सेम रेगुलर एरिया में एडवर्टाइज्ड है या कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है जी। ये लिख लें पहले, फिर जो डायग्राम हमने बनाई हुई है उसमें जाके देखते हैं कि क्या ऐसा राउटर कोई पाया जाता है या नहीं, बल्कि पहले देख लें कोई ऐसा राउटर है इस तस्वीर में जिसके सारे इंटरफेसेस सेम रेगुलर एरिया में। इनमें रेगुलर एरिया 0 है या एरिया 1 है? एरिया 1 है। एरिया 1 में कोई ऐसा राउटर है जिसके सारे इंटरफेसेस एक ही एरिया में है। राउटर 3 के बारे में क्या ख्याल है? इसके 2 इंटरफेसेस है, दोनों के दोनों सेम रेगुलर एरिया में एडवर्टाइज है। इस तस्वीर में फिलहाल राउटर 3 एक इंटरनल राउटर है, फिलहाल राउटर 3 एक इंटरनल राउटर है, ठीक है जी। अब अगर आप लिख रहे थे ये तो ये लिख ले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली डेफिनेशन क्या थी? बैकबोन की, बैकबोन एरिया, बैकबोन राउटर, सॉरी, ठीक है। ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिख ली सबने? बैकबोन राउटर, आ राउटर विद एट लीस्ट वन इंटरफेस इन बैकबोन area, a router with at least one interface configured या advertised in backbone area is called backbone router। यानी राउटर का कोई एक इंटरफेस भी अगर बैकबोन में है ना, कम से कम एक इंटरफेस बैकबोन एरिया, यानी एरिया 0 में है, तो वो राउटर बैकबोन राउटर होगा। एक इंटरफेस भी अगर किसी राउटर का एरिया 0 में है तो वो क्या होगा? बैकबोन। तस्वीर देखें और बताएं। राउटर 2 गलत, वन टू थ्री में से कोई एक बिल्कुल सही जवाब। इस तस्वीर में बैकबोन राउटर कौन सा है जी? एक भाई का जवाब है 1 और 2। किसी राउटर का अगर एक इंटरफेस भी एरिया 0 में है तो वो बैकबोन राउटर होता है। कोई एक भी है तो, 2 है तो अच्छी बात है, 3 है तो और अच्छी, 1 और 2। राउटर 1 भी बैकबोन राउटर है, राउटर 2 भी
बैकबोन राउटर है, राउटर 1 भी बैकबोन राउटर है और 2 भी। अच्छा जरा 1 और 2 दोनों ही बैकबोन राउटर है ना, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के बैकबोन राउटर है। जरा गौर कीजिए, आपको आगे की का रास्ता यही मिल जाएगा। राउटर 1 कैसा राउटर है, इसके तो सारे इंटरफेस बैकबोन में है। किसी राउटर के सारे इंटरफेस अगर रेगुलर एरिया में हो ना तो वो इंटरनल होता है, और अगर किसी राउटर के सारे इंटरफेस बैकबोन में हो तो वो बैकबोन इंटरनल होता है, वो बैकबोन इंटरनल होता है। तो राउटर 2 के बारे में क्या ख्याल है? ये ऐसा राउटर है जो बैकबोन को रेगुलर एरिया से मिला रहा है। इसके कुछ इंटरफेसेस बैकबोन में, कुछ इंटरफेसेस रेगुलर एरिया में। ऐसे राउटर को एबीआर या एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। अब जरा इधर वापस आए लिस्ट में और बैकबोन राउटर को देखें। बैकबोन राउटर की क्या डेफिनेशन है? ऐसा राउटर जिसका कोई एक इंटरफेस भी बैकबोन में है वो बैकबोन होगा। और इसकी दो टाइप्स हैं, बैकबोन इंटरनल। बैकबोन इंटरनल क्या होता है जी? जिसके सारे इंटरफेस बैकबोन हो। और एरिया बॉर्डर राउटर, जिसके कुछ इंटरफेसेस बैकबोन में और कुछ इंटरफेसेस रेगुलर एरिया में हो। ऐसा राउटर जो बैकबोन को रेगुलर एरिया से मिलाए उसे हम एबीआर या एरिया बॉर्डर राउटर कहते हैं। अब ये लिख लेते हैं सारा कुछ, ये तो हमने लिख लिया था। अब बैकबोन इंटरनल को लिख लेते हैं। बैकबोन इंटरनल, a router with all interfaces configured in backbone यानी के एरिया 0। और एबीआर या एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है जी? अ राउटर दैट कनेक्ट्स backbone area with regular area या areas। रेगुलर एरिया एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा राउटर जिसके सारे इंटरफेसेस बैकबोन में हो वो बैकबोन इंटरनल। और ऐसा राउटर जो रेगुलर एरिया और बैकबोन को मिलाए एबीआर या एरिया बॉर्डर राउटर। पहले सुकून से इसको लिख लें। A router that connects backbone area with, एंड भी लिख सकते हैं, मतलब तो तब भी वही रहेगा। सर की क्लास पर स्क्रीन आ रही है ना? ओके। अच्छा जी, तो ये नोट डाउन कर लिया? अच्छे से जरा सोच लें कि ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक शुबा किसी जगह पे हो। उन्होंने ऐसे ऐसे करके जो है ना चेक कर लिया, हिसाब लगा लिया। ठीक है जी। तो सिर्फ इंटरनल राउटर क्या है? इंटरनल राउटर इसके सारे इंटरफेस रेगुलर एरिया में, ठीक है जी। और बैकबोन राउटर, सिर्फ बैकबोन राउटर क्या होता है? जिसका कोई एक इंटरफेस भी अगर एरिया 0 में है ना वो राउटर बैकबोन राउटर तो होगा। बैकबोन राउटर दो तरह का हो सकता है, ऐसा जिसके सारे इंटरफेस बैकबोन में वो बैकबोन इंटरनल, ऐसा जिसके कुछ इंटरफेस बैकबोन में और कुछ रेगुलर एरिया में वो एबीआर, ठीक है जी। और एरिया बॉर्डर राउटर उसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई थी इसमें ये जितने राउटर आपको नजर आ रहे हैं इन राउटर्स का क्या रोल है? ये सारे राउटर्स क्या हैं? जो इस तस्वीर में राउटर दिख रहे हैं वो क्या है? ये सारे एबीआर हैं, ये सब के सब एबीआर है। इससे एक और चीज भी समझ आती है कि एक ओएसपी ऑफ डोमेन में, ओएसपी ऑफ डोमेन से मुराद
ऐसा नेटवर्क जहां पे ओएसपीएफ चला हुआ है, ओएसपीएफ इनेबल्ड डिवाइसेस का ग्रुप, उसे हम ओएसपीएफ डोमेन कहते हैं। तो ओएसपीएफ डोमेन में मल्टीपल एबीआर भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी एबीआर का एक होना जरूरी नहीं है। हमारी डायग्राम जरा छोटी है ना, उसमें हर राउटर के पास एक एक ही रोल है, इंटरनल वाला भी एक है, फिलहाल बैकबोन इंटरनल भी एक ही दिख रहा है, एबीआर भी एक है, लेकिन ये सारे रोल मल्टीपल राउटर्स के पास भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और ये भी ध्यान में रखिएगा, एक राउटर के पास मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं, अभी आने वाले हैं वो भी देखते हैं। अच्छा जी, अब ये जो राउटर 3 है, राउटर 3, ठीक है जी, अब थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। राउटर 3 की एक साइड पे एक ऑटोनोमस सिस्टम और दूसरी तरफ दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम। दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में रिप भी चला हो सकता है, स्टैटिक राउटिंग भी हो सकती है, EIGRP भी हो सकता है, ISIS भी हो सकता है, BGP भी हो सकता है, कुछ भी, यहां तक कि OSPF भी हो सकता है। दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में भी OSPF हो सकता है। भाई अगर तो OSPF हुआ, ठीक है जी, यहां पे राउटर 3 पे एक OSPF ऑलरेडी चल रहा है, और आपने अगर दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए भी OSPF चलाना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? OSPF में ऐसी क्या चीज होती है जिसका ख्याल रखना पड़ता है ऐसे मौके पे? OSPF की पैसिव इंटरफेस नहीं, OSPF की प्रोसेस आईडी। यानी राउटर 3 पे जो एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस सिस्टम के लिए प्रोसेस आईडी है, दैट इज लेट्स से OSPF 1, तो आप दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के लिए अगर OSPF चलाएंगे तो वो दूसरा OSPF होना चाहिए, उसकी प्रोसेस आईडी आप डिफरेंट रखेंगे। OSPF की प्रोसेस आईडी का रोल क्या होता है? कॉमन बॉर्डर राउटर पे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को एक दूसरे से आइसोलेटेड रखना। कॉमन बॉर्डर राउटर पे डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को एक दूसरे से आइसोलेटेड रखना। दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में OSPF भी हो सकता है, लेकिन प्रोसेस आईडी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। चले हम रिप कंसिडर कर लेते हैं, उधर रिप चला रहा है और आपकी तरफ OSPF। राउटर 3 अब एक ऐसा राउटर है जो दो ऑटोनोमस सिस्टम को मिलाने जा रहा है, फिलहाल वो मिले हुए नहीं है, ठीक है जी। एक राउटर के ऊपर अगर दो डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज चल रही हैं तो वो राउटिंग पॉलिसीज खुद ब खुद एक दूसरे के साथ कन्वर्ज नहीं होती, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीडिस्ट्रीब्यूट। यहां सिर्फ आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिप को, यानी इस तस्वीर में जो सिनेरियो है उसमें तो रिप और OSPF है ना, तो रिप को OSPF में और OSPF को रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा। जब तक आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे दो ऑटोनोमस सिस्टम आपस में मिल गए, क्योंकि कनेक्टिविटी बगैर मकसद के नहीं, मकसद का पूरा होना जरूरी है। मकसद ये है यहां राउटिंग मुकम्मल हो ताकि कम्युनिकेशन हो, तो राउटिंग मुकम्मल कराने के लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन तो करानी पड़ेगी। जब तक आप इस राउटर पे रिप को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते तब तक तो इस राउटर का रोल चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने रिप को OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, राउटर 3 को खुद ब खुद एक रोल असाइन हो जाएगा, और वो रोल क्या होगा? ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ASBR बनने के लिए राउटर के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन का परफॉर्म होना जरूरी है। तो ASBR को डिफाइन कैसे करेंगे? हमने लिस्ट में नाम लिखा हुआ था ना इसका भी, ASBR का, ये जो अभी लिस्ट बनाई है हमने, तो उसमें ASBR भी शामिल था, ठीक है जी। और मैंने कहा था आज जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो हमें समझ आ जाएंगे, वो ये ब्लैक कलर में आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो उनमें आखिरी नंबर पे ASBR है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, इसको भी यहां पे लिख लेते हैं जी, ASBR, a router that connects different autonomous systems। ऐसा राउटर जो मुख्तलिफ ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है जी, बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग
डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज, मुख्तलिफ राउटिंग पॉलिसीज को एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करके, रीडिस्ट्रीब्यूशन मस्ट है। A router that connects different autonomous systems by redistributing different routing policies. और different routing policy से मुराद different routing methods भी हो सकते हैं, OSPF के different processes भी हो सकते हैं। OSPF का एक प्रोसेस और अगर दूसरे प्रोसेस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब भी ASBR बन जाएगा। ये मैंने बताया था, OSPF के अगर दो प्रोसेस हो ना तो बिल्कुल दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स की तरह कंसिडर होंगे और उन्हें भी एक दूसरे में रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। A router that connects different autonomous systems by redistributing different routing policies. और different routing policy से मुराद OSPF के दो अलग अलग प्रोसेस भी हो सकते हैं। OSPF का एक प्रोसेस और RIP भी हो सकता है, OSPF का एक प्रोसेस और EIGRP, OSPF का एक प्रोसेस और ISIS, OSPF का एक प्रोसेस और BGP, ये OSPF का एक प्रोसेस और स्टैटिक राउटिंग, ये भी हो सकता है। इन सारी चीजों में से ना जो डायग्राम मैंने अभी बनाई है आपके सामने, ठीक है, इन सारी चीजों में से जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है, फिलहाल राउटर 3 के आगे दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम मौजूद नहीं है। आज ही आएगा इंशाल्लाह, आज ही बनेगा, आज ही रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन सबसे पहले जो है उसे तो कर लेना एज पर डायग्राम। अच्छा जी, ये स्टेटमेंट होती है इम्तिहान के सवालों की, एज पर डायग्राम कन्फिगर OSPF, कन्फिगर OSPF एज पर डायग्राम। डायग्राम दे दी जाती है, उससे देख के आपको हिसाब लगाना होता है कि किस राउटर का किस इंटरफेस किस एरिया में एडवर्टाइज कराना है। तो राउटर 1 का सारे इंटरफेस एरिया 0 में है, राउटर 2 के 4 में से 2 एरिया 0 में है, 2 एरिया 1 में है, राउटर 3 के 2 है, 2 के 2 एरिया 1 में एडवर्टाइज करने। अच्छा, मल्टीपल एरिया OSPF और सिंगल एरिया OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ यही होगा जैसे राउटर 2 पे आप जाएंगे तो 4 में से 2 इंटरफेस अलग एरिया में एडवर्टाइज हो रहे होंगे, 2 अलग में हो रहे होंगे, बाकी सारा कुछ तो वैसे ही है जैसे लास्ट टाइम किया था। तो चलें करते हैं, फिर किसी और ने तो करना नहीं, आगे हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो जनाब यहाँ पे मैं सिक्योर CRT में जाता हूँ, इन राउटर्स को मैंने ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है, होपफुली IP एड्रेसेस जो हैं वो कन्फिगर्ड होंगे, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और मैंने कहा था ये आदत डालनी पड़ती है, ठीक है जी, फिल्टर यूज करने की, इंक्लूड अप। ठीक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका फॉन्ट साइज ना थोड़ा छोटा है, थोड़ा सा मेरे पास मार्जिन और होगा, मैं इसको जरा बेहतर कर लेता हूं। ठीक है जी, उसके लिए हम जाते हैं ऑप्शंस में, यहां पे जी ग्लोबल ऑप्शंस, ग्लोबल ऑप्शंस में डिफॉल्ट सेशन में जाता हूं, एडिट डिफॉल्ट सेशन में जाता हूं, अपीयरेंस में जाता हूं, फॉन्ट में जाता हूं। ये रास्ता लंबा है, मेरा ख्याल है जो मैंने इसकी वीडियो शेयर की हुई है उसके अंदर ये मैंने काम किया होगा, आप वहां से देख, किया मैंने जी, किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं जरा 20 कर ले, तो मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि उसका नतीजा ये निकलेगा फिर आगे आउटपुट ना स्कैटर हो जाती है 2 लाइनों में, तो वो फिर समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। ठीक है, और ये फौरी तौर पे फर्क पड़ा है, या चलें एक दफा इसको बंद करके दोबारा चेक कर लेते हैं, दोबारा एक्सेस करते हैं जी, बहुत मामूली से फर्क पड़ा होगा लेकिन पहले से डेफिनेटली बेहतर ही होंगे हालात, कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर इससे बड़ा करूंगा ना, देखें तो ये 2 आप ऊपर होंगे 2 नीचे आए होंगे तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जनाब यहाँ पे ये कन्फिगर्ड है, IP सही नजर आ रहे हैं जैसे लास्ट टाइम छोड़े थे। शो IP प्रोटोकॉल से मुझे क्या पता लगेगा कि कहीं प्रोटोकॉल तो नहीं चल रहा। ठीक है, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कन्फिगर करके सेव नहीं किया। ठीक है जी, तो अभी कर लेते हैं जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जरा बाकी के राउटर्स पे भी एक नजर डाल लें। राउटर 2 पे आते हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, यहां करता हूं एक्सक्लूड अनअसाइंड। अनअसाइंड पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इतना लिख दें जिससे सिस्टम को समझ आ जाए। ठीक है जी, तो ये मैंने यहां पे लिखा, ये 4 इंटरफेस आपको नजर आ रहे हैं। शो IP एलियासिस की कमांड से क्या होता है, सिर्फ आपको IP नजर आएंगे।
ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ एक कमांड है शो आईपी एलियासेस और एक कमांड है शो एलियासेस, फर्क है दोनों में। वो एलियासेस जो बनाए होते हैं वो एलियासेस से नजर आते हैं, शो आईपी एलियासेस से क्या नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ आईपी। ठीक है जी, राउटर 3 पे चले और यहां भी चेक कर लें, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहां करता हूं एक्सक्लूड डाउन, तो जो डाउन है वो नजर नहीं आएंगे, जो अप है सिर्फ वही दिखाई देगी। तो आईपी कॉन्फ़िगर्ड है और प्रोटोकॉल कोई नहीं चल रहा। ठीक है जी, राउटर 2 पे भी जरा शो आईपी प्रोटोकॉल कर लें, कोई प्रोटोकॉल यहां पर भी नहीं चल रहा। ठीक हो गया जी, राउटर 1 पे हम वापस आ जाते हैं। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन का आगाज करते हैं। क्या करने लगे हम, मल्टीपल एरिया ओएसपीएफ चलाने लगे, मल्टीपल एरिया। उसके लिए सबसे पहले राउटर ओएसपीएफ 1 प्रोसेस आईडी कुछ भी देनी है। ठीक है जी, हमारे केस में आज इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि अभी फिलहाल ऑटोनोमस सिस्टम एक ही है और इन हर राउटर के साथ एक ही ऑटोनोमस सिस्टम एसोसिएटेड है, किसी दो में आइसोलेशन तो करनी नहीं। तो आप कुछ भी नंबर रख दें, मैंने 1 रख दिया और मैंने कहा था मेरी आदत है मैं 1 ही रखता हूं। उसकी रीजन ये है कि बाद में ना खुद जरा बंदा कंफ्यूज हो रहा होता है कि राउटर 1 पे पता नहीं मैंने क्या रखा था, 2 पे क्या रखा था, 3 पे क्या रखा था, तो बार बार फिर वेरीफाई करना पड़ता है। तो प्रोसेस आईडी सबकी 1 ही रख देते हैं। लेकिन मैं राउटर आईडी आपको चूंकि सिखा चुका हूं, तो अब राउटर आईडी भी मेरा मुद्दा नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगी और जो हो रही है उसको हो लेने दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, उसके बाद जनाब पर आईपी वाला मेथड मेरी आदत है, तो डू शो आईपी एलियासेस की कमांड देते हैं और पर आईपी वाले मेथड से कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जी। तो नेटवर्क ये आ गया जी 1.1.1.1 एरिया, अब ध्यान से एरिया, ध्यान से पर आईपी में वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, 0.0.0. हमेशा यही रहना है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, और आईपी ऊपर से कॉपी पेस्ट करें ताकि गलती ना हो। ठीक है जी, डायग्राम देखें और यहां देखें जी राउटर 1 के दोनों इंटरफेसेस का एरिया क्या है, 0, यही है ना जी। तो एरिया आगे मैं लिख दूंगा 0। उसके बाद नेटवर्क, ये वाला आईपी कॉपी कर ले, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या लिखूं, 0.0.0. पर आईपी है ना जी, सिंगल आईपी का वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 होता है और एरिया 0। चल गया ओएसपी, सिर्फ राउटर 1 पे अभी चला है, राउटर 1 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है जी, एक काम करता हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ नोट्स में भी ऐड कर देते हैं। तरतीब का जरा ख्याल रखता हूं जी, ताकि बाद में आप जब घर जाके इनको देखें तो ये आपको तरतीब से ही मिल जाए। ये जी राउटर 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद राउटर 2 पे चलते हैं। अच्छा, अगर कोई बंदा लैपटॉप पे लैब कर रहा हो तो बात अलग है, नोट्स में कमांडें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो वो तो आपके पास आ ही गया वैसे। ठीक है, राउटर 2 वो ऊपर 4 आईपी नजर आ रहे हैं, लेकिन आज ख्याल रखना एक बात का, 2 एरिया 0 में और 2 एरिया 1 में, और जो एरिया 0 में उन्हीं को एरिया 0 में रखना, अपनी मर्जी नहीं करनी, कोई से 2 एरिया 0 में कर देता हूं, कोई से 2 एरिया 1 में, एज पर डायग्राम चलना है। तो डायग्राम के मुताबिक राउटर 2 का सीरियल 2/0 ये वाला, यानी 1.1.1.2, और ये जो लैन है ये एरिया 0 में है, तो पहले तो इन्हीं कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। राउटर ओएसपीएफ 1, इसकी राउटर आईडी जो भी यहूदी इलेक्ट हो जाएगी, मुझे उस पर कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये सबसे पहले लैन पे आ जाए, ये इसके शुरू में क्या आना है, नेटवर्क। अच्छा जी, 0.0.0.0 एरिया 0। अच्छा, ये चलें, ये तो एंटर कर लिया। उसके बाद नेटवर्क 1.1.1.2 एरिया 0। ये वाला इंटरफेस राउटर 2 का राउटर 1 से कनेक्टेड है। इसके ऑपोजिट क्या है, 1.1.1.1, उस पे ओएसपीएफ चल गया है ना, और इस कमांड के बाद इस पे भी चल जाएगा। दोनों एक दूसरे को हर 10 सेकंड बाद क्या भेजेंगे, हेलो पैकेट। दोनों एक दूसरे को हर 10 सेकंड के बाद
हेलो बैक, और दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, नेबर। तो ये जो खुशी है, ये जो खुशी की खबर है, क्या ये हमारे साथ भी शेयर करेगा? करना तो चाहिए, ठीक है जी। कैसे करेगा? लॉग मैसेज जनरेट करेगा, ठीक है जी। अब जरा लॉग मैसेज में ये भी देखिएगा, आपको जब भी लॉग मैसेज नजर आएगा उसके साथ सिवियरिटी लेवल लिखा होता है, जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। ये नंबर छोटा हो तो खतरा होता है, को बड़ा हो यानी को 5, 6 और 7 हो तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। छोटे नंबर हो, हाँ 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, तो हम देखेंगे कि कितना क्रिटिकल इशू है और उसका अभी के अभी रिजॉल्व होना कितना जरूरी है, ठीक है। तो ये तो इंफॉर्मेशन ही उसने दिया, हम कहेंगे अच्छी बात है, खुशी की बात है, गुड नेबरशिप हो गई है। तो इसके आगे अब लिखा हुआ ना लोडिंग टू फुल, लोडिंग डन, ये सारी क्या चीजें हैं, आप कुछ ही अरसे में आने वाले दिनों में ओएसपीएफ का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओएसपीएफ नेबर स्टेट्स। यानी ओएसपीएफ में जब नेबरशिप होती है ना, तो नेबरशिप मुख्तलिफ स्टेट्स में से गुजरती है। तो वो स्टेट्स आप जब पढ़ लेंगे तो ये लिखा हुआ भी समझ आ जाएगा। आसान लफ्जों में आपको एक बात बता देता हूं, जब लोडिंग डन और फुल लिखा हो तो इसका मतलब ये है नेबर टेबल बन गया है, डेटाबेस टेबल भी बन गया है, और राउटिंग टेबल में जो एंट्री जानी थी वो जा चुकी है। 3 टेबल बनते हैं ना, नेबर टेबल, यानी वो कह रहा है नेबर टेबल में एंट्री आ गई है, उसके बाद डेटाबेस टेबल में भी जो इसने मुझे प्रीफिक्स भेजने थे वो आ गए हैं, और एसपीएफ कैलकुलेशन हो चुकी है, बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में जा चुका है। इसके बाद आता है लोडिंग डन, चेंजिंग स्टेट टू फुल। तो इसका मतलब है सारा कुछ हो गया है, ऑल इज वेल, ठीक है जी, ठीक है जी, बल्कि ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। तो ये जनाब आपके सामने राउटर 2 के 2 इंटरफेस मैंने एरिया 0 में एडवर्टाइज कराने थे, वो हो गए। अब 2 एरिया 1 में भी कराने हैं, तो बाकी के 2 को एरिया 1 में कर लेते हैं। नेटवर्क 2.1.1.1 इसका एरिया होगा 1। नेटवर्क इसका लूप बैक रह गया 22.22.22.22 0.0.0.0 एरिया 1। अच्छा, एरिया की जगह ना सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, खाली वो चलता है, ठीक है, तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। ले जी, सिंगल एरिया और मल्टीपल एरिया हो इस पे में टोटल इतना को फर्क है कि आपको कुछ ऐसे राउटर भी नजर आएंगे जिनके कुछ इंटरफेसेस अलग एरिया में और कुछ अलग एरिया में। सिंगल एरिया में ही होता है, सारे ही एक एरिया में एडवर्टाइज हो रहे होते हैं, तो मल्टीपल एरिया में ये काम होता है। लेकिन आपको पता है ऐसे आंखें बंद करके हमने एरिया नहीं बना दी, एक डिजाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें ख्याल रखा गया है कि बैकबोन एरिया रेगुलर से कनेक्ट हुआ हो, ठीक है जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी उठा के आपके नोट्स में रख देते हैं। ये ले, ये ऊपर राउटर 1 है और नीचे राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, ठीक है जी। एक राउटर रह गया, राउटर 3, तो राउटर 3 पे चलते हैं, फिर बाद में इसकी इकट्ठी वेरिफिकेशन करेंगे। राउटर 3 और आईपी मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं, तो राउटर OSPF 1, इसकी राउटर आईडी खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, ये करने दें। नेटवर्क, ऊपर नेटवर्क लिखे हुए हैं, बेशक आप कॉपी पेस्ट कर लें। 0.0.0.0 एरिया 1, डायग्राम के मुताबिक इसका एरिया 1 है। नेटवर्क 2.1.1.2, ये बताएं ये 2.1.1.2 के ऑपोजिट कौन है? 2.1.1.1 जो कि राउटर 2 है, उस पे ओएसपीएफ चला हुआ है, इस पे भी चल जाएगा। दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड के बाद क्या भेजेंगे? हेलो, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? दोनों एक दूसरे के नेबर बन जाएंगे। एक लॉग मैसेज आएगा, ठीक है जी, जिसमें आप देखेंगे कि ये कहेगा जी कि मैंने, इधर तो लॉग मैसेज आना ही नहीं है राउटर 3 में, क्योंकि आपने ही बंद करवा दिया। आपने कहा था अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा ठीक है, फिर बंद करा रहे थे। कैसे बंद किया था? कंसोल पे नो लॉगिंग कंसोल, ठीक है। और अगर उसे इनेबल करना हो तो लॉगिंग कंसोल, यहां से बाहर निकलेंगे, ग्लोबल मोड में जाके लॉगिंग कंसोल, आइंदा आने वाले लॉग मैसेज दिखेंगे। जो आके निकल गया हुआ है वो तो निकल गया हुआ है, वैसे हमने इत्तेफाक की बात है वो लॉगिंग बफर इनेबल कर दिया था, बफर में आएगा। और वो देखते कैसे हैं बफर? डू शो लॉग, यानी शो लॉगिंग की कमांड है, एंटर करें तो इसमें आपको वो नेबरशिप आप होने वाला मैसेज नजर आएगा, ठीक है जी। ये आपका, क्योंकि आज तो शुरू से ही मैसेज आ रहे हैं ना, सारे इकट्ठे हुए में,
ये देखें आखिरी जो आया हुआ वो ये है, कहता है जी मैंने अपने अपने प्रोसेस वन में एक नेबर बना लिया जिसकी राउटर आईडी 22.22.22 है। ठीक है जी, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन की थी जी, ये सबसे पहले तो आपके नोट्स में हम ऐड कर रहे हैं। ये कमांड समेत जो है वो ये ऐड हो जाएगा आपके नोट्स में। इससे कंसोल पे लॉग मैसेज इनेबल हो जाते हैं, इससे वो मैसेज दिख जाएंगे जो बफर हुए हैं। ठीक है जी, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन वही की वही है। अच्छा, अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए ना, कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नया नहीं था, एक भी नई कमांड नहीं थी, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम थी, सिर्फ एरिया आईडी चेंज हुई है, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस आई हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नया नहीं था, सब कुछ वैसा ही है जैसे लास्ट लेक्चर में था। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए अब जाहिर है राउटिंग टेबल भी हमने देखना है, और मैंने एक कमांड आपको बताई थी ओएसपीएफ की वेरिफिकेशन के लिए, मैंने कहा था आप सबसे ज्यादा कोशिश कीजिएगा ये कमांड इस्तेमाल करें। मैं राउटर 2 पे कमांड दे रहा हूं, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, सबसे यूजफुल कमांड ये है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। पूरी समरी आपको इसके अंदर जो है वो नजर आ रही होगी, जो कुछ आपने कॉन्फ़िगर किया है, जैसे कॉन्फ़िगर किया है, वो सब कुछ आपको यहां पे दिख रहा है। ये टेबल आपके सामने, और यहां पे आप देखें फर्क आज ये है कि कुछ की एरिया आईडी 0 है और कुछ की एरिया आईडी 1 है, और बैकबोन को रेगुलर से मिलाने वाला जो राउटर है वो क्या कहलाता है, एबीआर। आप कहेंगे सर क्या कोई ऐसी कमांड नहीं है जहां पे ये लिखा हुआ नजर आ जाए कि ये राउटर एबीआर है? स्पेशल रोल है ना जी, कमांड तो होनी चाहिए जी, कमांड बिल्कुल है। ये जो ओएसपीएफ का रोल है ना इंटरनल वाला, वो तो समझे फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात है ना, वो बाय डिफॉल्ट वो तो होता ही होता है, वो नॉर्मल रोल है। आप वो लिखा हुआ भी नजर नहीं आता कि ये राउटर इंटरनल है, यानी जिसपे कुछ एबीआर या एएसबीआर ना लिखा हो, जो राउटर एबीआर या एएसबीआर नहीं होता वो इंटरनल होता है, और उसके लिए कहीं लिखा हुआ दिखाई नहीं देता। एबीआर लिखा हुआ दिखाई देता है और एएसबीआर भी लिखा हुआ दिखाई देता है। तो राउटर 2 क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर। वेरीफाई करने की कोई कमांड है? बिल्कुल है, कमांड आपकी जानी पहचानी है, शो आईपी ओएसपीएफ। लास्ट टाइम मैंने ये कमांड दिखाई थी क्या वेरीफाई करने के लिए, राउटर आईडी, राउटर आईडी को वेरीफाई करने के लिए कहा था, आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी आउटपुट होती है, आपको मैं पहचान बता देता हूं। इसमें ना जब आप एंटर करेंगे तो सपोर्ट 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 सपोर्ट्स की काफी सारी ना इकट्ठी कमांडें आएंगी, उसके फौरन बाद एरिया बॉर्डर राउटर या ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, एबीआर या एएसबीआर, अगर राउटर हो ना तो उसके फौरन बाद लिखा होता है, ये एंटर करते हैं। सपोर्ट 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 ऊपर शुरू में नजर आया था आपको, उसके फौरन बाद देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। और अगर ये एएसबीआर हो तो लिखा होता है इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। और अगर ये यहाँ पे दोनों लाइनें नहीं है तो दैट मीन्स कि ये एक इंटरनल राउटर है, ये बैकबोन इंटरनल भी हो सकता है और ये ऑर्डिनरी इंटरनल राउटर भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। मैंने आपको ये भी कहा था राउटर के पास मल्टीपल रोल भी हो सकते हैं, एक राउटर एट ए टाइम एबीआर और एएसबीआर दोनों भी हो सकते हैं। अगर दोनों हुआ तो यहां लिखा होगा इट इज एन एरिया बॉर्डर एंड ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत एबीआर और एएसबीआर पे आगे बातें होंगी और होती ही जाएंगी, खत्म ही नहीं होंगी, अब तो सारी जिंदगी ये कुछ चलते रहना है। ठीक है जी। अच्छा, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये भी निशानियां लगाने की क्या जरूरत है कि सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट्स के बाद नजर आएगा? आपको तो ये कमांड न्यू देनी चाहिए थी, शो आईपी ओएसपीएफ इंक्लूड, और आगे आप इट इज भी लिख लें, इट इज से भी हो जाएगा। आप बॉर्डर भी लिख दें, इंक्लूड बॉर्डर, तब भी फिल्टर हो जाएगा। बॉर्डर राउटर भी लिख दें, एरिया बॉर्डर भी लिख दें, किसी भी कीवर्ड से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो आप आज के बाद कमांड ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है जी,
शो आईपी ओएसपीएफ और आगे इंक्लूड कर ले। बॉर्डर का लफ्ज याद रखना आपने, एरिया बॉर्डर लिख लें, सिर्फ बॉर्डर लिख लें, बॉर्डर राउटर लिख लें, तो ये फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। तो राउटर 2 वाकई अब एबीआर है, ठीक है। अच्छा, और क्या फर्क पड़ा है यानी इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद? मैंने आपको कहा था कॉन्फ़िगरेशन में तो मेजर डिफरेंस नहीं था, वेरिफिकेशन में कुछ फर्क है। अब वो फर्क आपने समझने, लेकिन आज के बाद आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, जो ओएसपीएफ के, अच्छा मैं एक और कमांड यहां पे लिख देता हूं अगर आप में से कोई लिख रहा है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। भैया आप में से कोई वेरिफिकेशन कमांड्स को नोट कर रहा है तो ये दो काम मैंने किए हैं, ये आप लोगों के नोट्स में भी मैं इनको ऐड कर देता हूं, ठीक है जी। ये ले, कुछ लिख रहा है, कोई नोट कर रहा है तो आप करते जाए, साथ साथ मेरी बात भी ध्यान से सुनते जाए। ओएसपीएफ में जो एरियाज है ना, एरियाज, इनको आपने ट्रीट करना है जैसे मुख्तलिफ शहर होते हैं किसी मुल्क के, एरियाज शहरों की तरह है, एरियाज शहरों की तरह है, और ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है ना, ये मुल्क की तरह है, कंट्रीज। दो ऑटोनोमस सिस्टम्स को यूं समझ लें जैसे दो अलग अलग ममालिक हैं, और ममालिक के अंदर जो एरियाज हैं वो शहर हैं। एरियाज शहरों की तरह और ऑटोनोमस सिस्टम कंट्रीज की तरह होते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम कंट्रीज और एरियाज शहर, एरिया शहर, ऑटोनोमस सिस्टम कंट्री। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे कोई दूसरे शहर से बंदा आया, एक लाहौर शहर के रहने वाले ना, आप देखें, गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे का ताल्लुक लाहौर से। मैं अगर अपनी बात करूं ना, मैं, मेरा ख्याल है वो जद्दी पुश्ती नस्ल दर नस्ल हमारा ताल्लुक जो है वो लाहौर से ही रहा। मुझे गुफ्तगू करते हुए रे और अड़े का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो फिसल जाता है। मेरा रे अड़े ठीक नहीं है, ठीक है जी। वो आप कुछ अरसे में आपको आदत पड़ जाती है, वो आप इतना महसूस नहीं करते, तो वो मसला है, ठीक है जी। चिड़ी दीवार पे बैठी थी, मैंने उसे रोड़ा मारा, वो फुर करके उड़ गई। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, मैं ठीक नहीं बोल सकता इसको, ठीक है। अच्छा, तो वो आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है जी। तो कोई दूसरे शहर से आया हो, कोई सियालकोट से आया, उनका भी अपना एक लहजा है, ठीक है जी। फैसलाबाद से आया, उनका भी है। कोई केपी वाली साइड से आया, वो तो आप वैसे देख के भी पता लग जाता है और गुफ्तगू की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। फर्क होता है दूसरे सूबों से आने वालों, दूसरे शहर से आने, कोई दूसरे मुल्क से आ जाए तो फौरन पकड़ा जाएगा, ठीक है जी। कोई चाइनीज यहाँ फिर रहा हो पता लग जाएगा, तो यूरोपियन हो, गोरा हो, ठीक है जी, तो हमें पता लग जाता है, ठीक है। फर्क होता है। तो यहाँ पे ओएसपीएफ के दो एरियाज, दो अलग अलग शहर हैं। अपने शहर से आने वाले और दूसरे शहर से आने वाले की शक्ल में, उसकी अपीयरेंस में फर्क यहां भी होना चाहिए। ओएसपीएफ में ऐसा है, ओएसपीएफ वो फर्क दिखाता है। यानी आप राउटिंग टेबल अब जब देखेंगे ना, तो देख के आपको पता लग जाएगा कि इसका ताल्लुक सेम एरिया से, अपने एरिया से है, और ये जो है ना, ये दूसरे एरिया से चल के आया। अपने एरिया वाले प्रीफिक्सेस और दूसरे एरिया से आने वाले प्रीफिक्सेस की शक्ल में फर्क होगा। डायग्राम सामने रखते हैं और फिर इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है जी। ये आपकी डायग्राम आ गई जी, ये, ठीक है जी। आप अगर राउटर 1 का राउटिंग टेबल देखें तो आपको नजर क्या आएगा? मैंने आपको कहा था ये वाला जो एनालिसिस है ना, टेबल देखने से पहले आपको पता होना, ये बड़ा जरूरी है। तस्वीर में प्रीफिक्सेस टोटल कितने इस वक्त? हर दफा गिनने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। 6, 3 लैन, 2 वैन, 1 लूपबैक। वो लूपबैक की वजह से अब टोटल 6 है। 6 में से राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? 2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। अच्छा जरा ध्यान से देखें, राउटर 2 का, ये बड़ा जरा नए बंदे के लिए मुश्किल हो जाती है अक्सर, तो ध्यान से एक दफा समझ आ जाएगी तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। राउटर 2 का लैन नेटवर्क जो है ये किस एरिया में है? एरिया 0 में है ना। ये देखें, यहां से चला एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0, एरिया 0। राउटर 1 तक पहुंचने के लिए इसे अपना एरिया तब्दील करना नहीं पड़ा, तो अपना शहरी हुआ ना। तो ओएसपी में जो अपना शहरी या अपने एरिया वाला होता है, अच्छा, सेम को कहते हैं इंट्रा और डिफरेंट को कहते हैं इंटर।
इंटर डिफरेंट, इंट्रा सेम। तो ये इंट्रा एरिया राउट या इंट्रा एरिया प्रीफिक्स हुआ ना, इंट्रा एरिया। तो ओएसपीओ में इंट्रा एरिया ओ से नजर आता है, अपना शहरी ओ से। लास्ट टाइम सिंगल एरिया चलाया था ना, शहर ही एक था तो सारे अपने शहरी थे, तो सारे ओ से नजर आ रहे थे। ओ मींस इंट्रा एरिया, ओ का मतलब सेम एरिया या इंट्रा एरिया। अच्छा, राउटर 2 का लूप बैक देखें जरा आप, इनका कलर चेंज कर देते हो, रेड कलर का स्टार बनाता हूं। इसका लूप बैक, ये वाला वैन लिंक और ये वाला लैन, ये टोटल रेड स्टार्स कितने? 3। रेड स्टार्स कितने? 3। ये तीनों रेड स्टार्स किस एरिया में है? एरिया 1 में, रेगुलर एरिया में, जो कि एरिया 1 है। राउटर 1 तक आने के लिए इन तीनों को एरिया 1 से एरिया 0 में जाना पड़ेगा ना, अपना एरिया तब्दील करना पड़ेगा। जब ये राउटर 1 के पास आएंगे तो जाके ये कहेंगे कि हम दूसरे एरिया से आए हैं, डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया मतलब इंटर एरिया। तो ओएसपीएफ में इंटर एरिया वालों की पहचान ये होती है, ओ के साथ लिखा होता है आई ए। आई ए का मतलब इंटर एरिया, ओ आई ए, ओ आई ए। ग्रीन रेड स्टार्स कितने? 3 सॉरी। तो तीनों के साथ क्या लिखा होगा? ओ आई ए। दूसरे एरिया से जो प्रीफिक्स आएंगे, एरिया तब्दील करके जो आएंगे वो ओ आई ए, और जो अपने ही एरिया से आ रहा होगा वो ओ। इंट्रा एरिया ओ से और इंटर एरिया ओ आई ए से नजर आते हैं। तो ये होगा जी राउटर 1 का टेबल इस वक्त, 2 डायरेक्टली कनेक्टेड, एक ओ और 3 ओ आई ए। ठीक है जी, राउटर 1 पे चलते हैं और जाके देख लेते हैं। शो आईपी राउट करने से तो पूरा टेबल नजर आएगा, मैं पूरा टेबल नहीं देख, मैं डायरेक्टली कनेक्टेड को नहीं देखना चाह रहा, वो तो मुझे पता है, वो तो है ही है। ठीक है जी, तो आगे मैं सिर्फ ओएसपी वालों को देखना चाह रहा हूं। तो शो आईपी राउट ओएसपीएफ, शो आईपी राउट ओएसपीएफ। तो टेबल में सिर्फ ओएसपीएफ वाली एंट्री नजर आएंगी, जो कि कितनी है? 4। और यहां देख ले, कोई सरप्राइज तो नहीं मिला आपको? कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इसको एंड पे होना चाहिए, आखिरी पेज पे, ताकि आपके नोट्स की तरतीब खराब ना हो। ये ले, ये वो एक है जो अपना शहरी है, और ये वो है जो दूसरे शहर से आए, यानी दूसरे एरिया से आए, ओ आई ए। कॉस्ट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ना, कॉस्ट इनकी वही है जो लास्ट लेक्चर में थी, डायग्राम तो वही है, लिंक वही है, हर लिंक की कॉस्ट भी वही है, कॉस्ट वही होगी। ठीक है जी, लेकिन साथ जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो गए, जिससे आपको पता लग रहा है कि कौन अपने एरिया से एडवर्टाइज होके आ रहा है और कौन दूसरे एरिया से। इसी तरह जी जरा एनालिसिस कीजिएगा राउटर 2 का भी। राउटर 2, 6 में से कितने राउटर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? 4। तो बाकी बचे 2, एक उनमें ये राउटर 1 का लैन है और एक राउटर 3 का लैन नेटवर्क है। ठीक है, जरा तवज्जो से स्क्रीन पे देखिएगा, ये वाला नेटवर्क यहां से चला एरिया 0 एरिया 0 एरिया 0 एरिया 0 और राउटर 2 तक पहुंच गया। क्या एरिया तब्दील करना पड़ा इसे? नहीं, तो ओ से नजर आएगा, इंट्रा एरिया। चले अब राउटर 3 के लैन नेटवर्क को देखें, यहां से चला एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1, एरिया तब्दील किए बगैर पहुंच गया है, तो लिहाजा ये भी ओ से नजर आएगा। चूंकि बॉर्डर है, ये बॉर्डर का मतलब है दोनों शहरों का हिस्सा है, वो उधर से है, वो कहता है मैं इस शहर का भी हिस्सा हूं, वो उधर से है, वो कहेगा मैं इस शहर का भी हिस्सा हूं। लिहाजा बॉर्डर राउटर जो एबीआर होता है उसके ऊपर आपको अमूमन ओ वाली एंट्रीज ही नजर आती है। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, इस सिनेरियो में ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, कि दोनों साइडों से जो प्रीफिक्स आ रहे हैं वो ओ के साथ हैं और बाकी 4 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो राउटर 2 का टेबल जरा जाके देखें कि क्या ओ आई ए आ रहा है या ओ, शो आईपी राउट ओएसपीएफ। तो 2 प्रीफिक्स आ रहे हैं, दोनों के दोनों इंट्रा एरिया हैं, एरिया तब्दील नहीं करना पड़ा किसी को राउटर 2 तक पहुंचने के लिए। ठीक है जी, तो राउटर 3 की क्या सूरत हाल होगी जी? राउटर 3 तो तकरीबन वैसा ही है जैसा राउटर 1 था। राउटर 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? 2। ठीक है जी, ये जो लूप बैक है राउटर 2 का, ये एरिया 1 में ही है ना, एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1 एरिया 1,
तो लूप बैक को तो एरिया चेंज करना नहीं पड़ेगा, लेकिन राउटर 2 का लैन 1 और 2 के दरमियान वाला वैन और 1 का लैन, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों एरिया 0 में है। राउटर 3 तक जाने के लिए इन्हें एरिया 0 से एरिया 1 में जाना पड़ेगा, तो एरिया तब्दील करना पड़ेगा। तो तीनों के तीनों किस तरह से आएंगे? OIA के साथ, यानी OSPF इंटर एरिया राउट। राउटर 3 पे जाएं, शो आईपी राउट OSPF की कमांड दें, तो आप देख लें जो लूप बैक था राउटर 2 का वो आ रहा है O के साथ, क्योंकि वो एरिया 1 में ही है, और जो दूसरे एरिया से आए हैं एरिया तब्दील करके वो OIA के साथ। यानी मल्टीपल एरिया इतना मुश्किल नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से, लेकिन पढ़े बगैर आप इसको ठीक से कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ख्याल रखना पड़ता है कि एक बैकबोन हो, कॉन्टिन्यूस हो, और रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट हो रहा हो। रेगुलर एरिया मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन डिजाइन में ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मल्टीपल रेगुलर एरियाज बैकबोन से कनेक्ट जरूर हो रहे हो, बैकबोन से कनेक्ट जरूर हो रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक हो गया जी। लेकिन जी बात को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और लेकिन अब आप थक चुके होंगे, ब्रेक बहुत जरूरी है जिंदगी में, तो अभी आप एक ब्रेक करें जी। आपसे मुलाकात होती है जी 11:55। आराम से आप 11 और मैंने आपको एक बात पहले बताई हुई है, ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक का मतलब ये होता है इसमें आप कुछ देर बाहर जाएं, कुछ खाना पीना खा पी के आ लें, और आगे जो पढ़ा है उसे रिवाइज करें। कोई लैब करने वाली है तो लैब भी करें, ये 100% ब्रेक नहीं है। ठीक है जी, कि आप टोटल मौजे मारते रहे। ठीक है, तो ये जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करना चाहते हैं रिवाइज करें। ठीक है जी, आपसे मुलाकात 11:55 पे करें।